आज लगभग 86% हाउस होल्ड हमारे भारत में ऐसे हैं जहां इंटरनेट कनेक्टिविटी। साइबर फ्रॉड्स क्या हैं, इनसे कैसे बचा जा सकता है। खास मेहमान हमारे साथ बीच में प्रेजेंट हैं। प्रीतम एंड पेत्रो नाम से एक प्रॉपर वेब सीरीज लेकर आ रहे हैं। आप प्रीतम हैं सर। जहां भी आपको इंटरनेट पर देखा जाए, साइबर सिक्योरिटी का कोई भी कीवर्ड डले तो वहां आप दिख जाते हैं। कोई सेटिंग तो नहीं है आप दोनों की कीवर्ड्स के साथ साथ आपकी? वो कहीं ना कहीं किसी ने बताया हुआ है कि ओटीपी पासवर्ड शेयर कर दिया तो आप फ्रॉड में फंस जाएंगे। आजकल तो कोई फेक कॉल आ गया, क्योंकि एआई का जमाना है, तो डीप फेक कॉल पर डीप फेक। अब कुछ अवेयरनेस कैंपेन है जिसको मैं डिस्कार्ड करूँ। एक आपने देखा होगा, हर जगह पोस्टर लगे होते हैं, डोंट शेयर ओटीपीज। देखे होंगे आपने। कभी आपने पोस्टर देखा डोंट शेयर पासवर्ड? ऐसा कोई केस नहीं आया जिसमें क्रिमिनल ने आपसे पासवर्ड पूछ लिया। और ऐसा क्यों? क्योंकि पासवर्ड उसके पास ऑलरेडी होता है। अब मैं बताता हूँ कि आपका पासवर्ड क्रिमिनल के पास ऑलरेडी क्यों होता है। वीडियो वायरल हुआ एक लड़की का, उसको डिजिटल अरेस्ट का अटेम्प्ट हुआ, फर्जी पुलिस वाला बनके। उसने उसको दो ऑप्शन दिए, तो फिजिकली अरेस्ट हो जाओ या डिजिटली अरेस्ट हो जाओ। ये जिसको आप बहुत बड़ी कॉम्प्लेक्सिटीज बोलते हो, इसको मैं एक लाइन से सिंपलीफाई करता हूँ कि इस दुनिया में दो ही तरह के लोग हैं। एक जिनको पता है कि वो हैक हो गए, और दूसरे जिनको पता नहीं कि ये जो 6 डिजिट का यूनिक कोड है, ये आपका डेट ऑफ बर्थ नहीं होना चाहिए। ये कोई एक लिखी आती है, आस्क ऐप नॉट टू ट्रैक। ये केवल फॉर्मेलिटी है? बिल्कुल फॉर्मेलिटी है। कोड मैंने प्रिंट आउट निकाले, 4 ऊपर लिखा फ्री वाईफाई, और उससे कहा 2 इधर लगा दो, 2 इधर लगा दो। हॉल में 5 स्टार होटल में इवेंट था। जब मैंने सेशन खत्म किया, अपना नीचे निकल के लैपटॉप खोल के दिखाया, तो 6 लोगों ने वो एप्लीकेशन इंस्टॉल कर ली थी। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अंकित इंस्पायर्स इंडिया पर। भारत में जिस तरह से इंटरनेट की कनेक्टिविटी बढ़ती जा रही है, आज लगभग 86% हाउस होल्ड हमारे भारत में ऐसे हैं जहां इंटरनेट कनेक्टिविटी है। मैं कुछ फिगर्स अगर आपके सामने रखूं तो इन इंटरनेट कनेक्टिविटी वाले घरों में लगभग 22.68 लाख घर ऐसे हैं जहां पर साइबर सिक्योरिटी ब्रीच के इंसिडेंट वर्ष 2024 में रिपोर्ट किए गए हैं। लगभग 9.25 लाख सिम कार्ड हर साल ब्लॉक किए जा रहे हैं। लगभग 2.5 लाख IMEI लिंक मोबाइल नंबर्स को ब्लॉक किया जा चुका है इस साल के आंकड़ों के अंदर। अगर मैं बात करता हूं, हमारे देश में साइबर सिक्योरिटी से जुड़े मामले इस हद तक हैं कि एक डेडिकेटेड हेल्पलाइन दैट इज 1930 ऑपरेशनल है। लेकिन हद यह है कि अगर मैं आज ही की हेडलाइन देखूं, 1.5 लाख रुपए साइबर क्राइम में पर मिनट जा रहे हैं। इस तरह की मीडिया रिपोर्ट्स मेरे सामने खुली रखी हैं। एक और मीडिया रिपोर्ट मेरे सामने है जिसमें बेंगलुरु का डिजिटल अरेस्ट स्कैम, जिसमें 15 करोड़ रुपए अक्यूज्ड से साइबर फ्रॉड के अंदर मांगे जाने की बात निकल कर आई है। ऐसे ही एक 74 वर्षीय महिला का जिक्र 24 करोड़ के डिजिटल अरेस्ट से जुड़ा हुआ, आज इस समय यह शूट रिकॉर्ड हो रहा है, चर्चा में है। ऐसे में अत्यधिक जरूरी हो जाता है यह जानना कि आफ्टर ऑल साइबर फ्रॉड्स क्या हैं, इनसे कैसे बचा जा सकता है। और जब इन बातों को कर रहे हों तो हमारे साथ आज जो खास मेहमान हमारे साथ बीच में प्रेजेंट हैं, अमित दुबे जी, जिनकी कहानियों से इंस्पायर होकर राजकुमार हिरानी जी प्रीतम एंड पेत्रो नाम से एक प्रॉपर वेब सीरीज लेकर आ रहे हैं। आप प्रीतम हैं, तो आइए अमित दुबे जी उर्फ प्रीतम जी से मुलाकात करते हैं और साइबर सिक्योरिटी से जुड़े उनके अनुभव और अनुभव के साथ साथ क्या सुरक्षा बचाव हो सकते हैं, उनको जानने का प्रयास करते हैं। सर, स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। क्या कहें अभी फिलहाल के लिए आपको? प्रीतम पुकारना शुरू कर दें या अमित दुबे जी तक ही सीमित रहें? नहीं सर, आप जिस नाम से पुकारेंगे दिल तक पहुंचेगा। अरे क्या बात है। तो सर, जहां भी आपको इंटरनेट पर देखा जाए, साइबर सिक्योरिटी का कोई भी कीवर्ड डले तो वहां आप दिख जाते हैं। कोई सेटिंग तो नहीं है आप दोनों की कीवर्ड्स के साथ साथ आपकी? नहीं, ये एल्गोरिथम तो अभी तक मैं हैक नहीं कर पाया। मुझे लग रहा है आपने हैक तो किया है कुछ तो। एनीवे सर, क्या लग रहा है, मतलब हमारे देश में इंटरनेट पेनिट्रेशन गैर जिम्मेदार तरीके से बढ़ गया क्या? मतलब हमें पता नहीं था और इंटरनेट एंट्री कर गया। प्रिपरेशन का अभाव था क्या? प्रिपरेशन होता तो क्या कर लेते आप भाई? एटलीस्ट प्रिकॉशंस के साथ, जैसे गन देने से पहले आपको बताया जाता है कि सुनो गन चलानी है, बहुत सारी चीजें रखनी है। हाँ, बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जिनके रिपरकशन तभी समझ में आते हैं जब वो स्केल करती हैं। उससे पहले हमें समझ में आ ही नहीं सकते। इंटरनेट उसमें से एक है। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसका इम्पैक्ट सिर्फ इंडिया पे नहीं है, ग्लोबल है। हम लोग क्या सोचते हैं कि इंडिया में ज़्यादा हो रहा है, ऐसा नहीं है।
यदि मैं और देशों के आंकड़े दूं तो यूके के अंदर हर दिन 3 मिलियन पाउंड का नुकसान होता है, विच इज़ क्लोज टू 1.5 मिलियन पाउंड इन ए बिलियन इन ए ईयर। ऑस्ट्रेलिया में जाओगे तो 12-13 बिलियन ईयर्स का नुकसान है, जापान में जाओगे वहाँ है, यूएस का तो और भी ज़्यादा है। तो साइबर क्राइम ग्लोबली बढ़ा है। ये कोई इंडिया का फैक्टर नहीं है कि इंडिया में कोई स्पेशल ग्रोथ हुई है इंटरनेट की या फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस की। लोग कई बार यूपीआई से लिंक कर देते हैं, जैसे आप देखिए आपने यूपीआई दे दिया, लोगों को आसानी से पैसा जा रहा है, इसलिए फ्रॉड हो रहा है। हमारे इस कन्वर्सेशन को जो भी सुनेगा ना, उसके मन में कई सारे प्रश्न ऑलरेडी हैं। उसको कहीं ना कहीं किसी ने बताया हुआ है कि ओटीपी पासवर्ड शेयर कर दिया तो आप फ्रॉड में फंस जाएंगे। आजकल तो कोई फेक कॉल आ गया, क्योंकि एआई का जमाना है, तो डीप फेक कॉल पर डीप फेक फोटो के माध्यम से, वीडियो कॉल के माध्यम से फंसा लिया जाएगा। अब इतनी अवेयरनेस धीरे धीरे आने लगी है कि मोबाइल पर किसी भी एप्लीकेशन को यूं ही ओके मत कर दो। मतलब घटना घटती है, उसके बाद एक और अवेयरनेस का पॉइंट ऐड कर दिया जाता है। ठीक है, तो मैं आपसे ना सिस्टमैटिक तरीके से, क्योंकि जब एक मोबाइल यूजर आपके साथ में चर्चा करने उतरे कि सर मुझे एक सेफ लाइफ जीनी है, मुझे बताओ कि कौन से ऐसे पॉइंट है जिन्हें मैं ध्यान रखकर ये समझूं कि अब मैं सुरक्षित हूं। बेसिक से समझाते हुए चलिए, ये हमारी जो जानकारी है हर उम्र का व्यक्ति सुन रहा है। देखिए, सबसे पहले तो कुछ चीज़ें हैं जिनको मैं डिस्कार्ड करूँगा, जो हम लोगों को एज एन अवेयरनेस बताई गई है, उनका कोई मीनिंग ही नहीं है। जितने भी क्राइम साइबर स्पेस से पहले होते थे वही क्राइम अब होते हैं और वही क्राइम आगे भी होंगे। जिस तरीके से हम पहले बचते थे वही तरीका आज भी बचने का और वही तरीका आगे भी होगा। सिर्फ टूल्स बदल जाते हैं। पहले वो घर में आता था कि सोना डबल हो जाएगा और आप खोल के झोली रख देते थे, साहब आपको ये वाली लॉटरी लगी है, आप ट्रस्ट कर लेते थे। अब वो बंदा दूर बैठा है, अब उसके लिए और आसान है, पर तरीके वही हैं। वही काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, वही 5 तरीके हैं जिनसे आप किसी को भी इन्फ्लुएंस करके उनको लूट सकते हो। तो इंटरनेट से स्कैमर्स ने स्केल कर लिया है, स्केल कर लिया, आसान कर दिया उसके लिए थोड़ा सा, और क्रिमिनल को पकड़ना थोड़ा मुश्किल हो गया, क्योंकि उसको पता है कि मैं दूर बैठा हूँ, मेरे तक जब तक पहुँचेगी तब तक तो मैं उड़न छू हो जाऊँगा। अब कुछ अवेयरनेस कैंपेन है जिसको मैं डिस्कार्ड करूँ। एक आपने देखा होगा, हर जगह पोस्टर लगे होते हैं, डोंट शेयर ओटीपीज, देखे होंगे आपने। कभी आपने पोस्टर देखा डोंट शेयर पासवर्ड? देखा कोई पोस्टर? नहीं। क्यों? क्योंकि बिना ओटीपी और पासवर्ड दोनों यूज़ किए पैसा निकल ही नहीं सकता। अकेले ओटीपी से थोड़ा पैसा निकल जाएगा। मैंने ओटीपी दे दिया, अब निकाल लोगे पैसा। तो फिर आप मुझे ये क्यों नहीं बता रहे हो कि डोंट शेयर पासवर्ड? पता क्यों नहीं बता रहे हो? क्योंकि पासवर्ड आज तक क्रिमिनल ने आपसे मांगा ही नहीं। ऐसा कोई केस नहीं आया जिसमें क्रिमिनल ने आपसे पासवर्ड पूछ लिया। और ऐसा क्यों? क्योंकि पासवर्ड उसके पास ऑलरेडी होता है। मोबाइल का पासवर्ड, बैंक का पासवर्ड, ओटीपी तो बैंक ही मांगा ना उसने। हाँ। पैसे निकाल, आपने किस चीज़ के लिए गाइडलाइन बनाई कि डोंट शेयर ओटीपी, कि बैंक का ओटीपी मत दीजिए। समझ गया। तो फिर बैंक का पासवर्ड यदि नहीं होगा तो कैसे पैसे निकाल लेगा कोई आदमी? हाँ, मतलब अकाउंट तक पहुंचा कैसे? पहली चीज, उसको आपका बैंक अकाउंट नंबर चाहिए, वेरी ट्रू। उसके आपको बैंक अकाउंट का पासवर्ड चाहिए, बिल्कुल ठीक बात है। ही शुड बी लॉग्ड इन टू योर बैंक अकाउंट, देन ओनली ही मे रिक्वेस्ट फॉर ओटीपीज एंड ऑल। तब तो उसके बाद आगे कहानी जाएगी। क्यों? क्योंकि पासवर्ड किसी से मांगना इतना आसान नहीं है। जब मैं आपसे पासवर्ड मांगूंगा वाईफाई का पासवर्ड, तो 5 मिनट लगेगा समझने में। @ है, ऐट है, कैपिटल है, स्मॉल है, और उसमें समझ में आ जाएगा कि ये तो फ्रॉड है। ओटीपीज भी कोई मांगता नहीं ऐसे, ये भी गलत है। जैसे कहते हैं ना डोंट शेयर ओटीपीज, कोई कंप्लेन आज तक मेरे पास नहीं आई जिसमें किसी ने ऐसे कहा हुआ कि जरा ओटीपी देना, हाँ लिखो, अरे बैंक वाला, हाँ वो भी लिख लो। ऐसे होता है क्या? मतलब हम पब्लिक को बेवकूफ़ मान के बैठे कि वो ओटीपी बांटते फिर रही है। कोई नहीं देता ओटीपी, कोई फ्री में बीड़ी नहीं देता। ओटीपी की बात कर रहा हूँ आप की कैंपेन में यही गलती है। ओटीपी हमेशा लिया जाता है, और लिया कैसे जाता है जब तक वो आपको नहीं पता है। आपने कितना भी ये पोस्टर पढ़ लिया हो, आप गलती कर देंगे। आप कितने भी स्मार्ट हो, मैं आपका ओटीपी उड़ा लूंगा। क्यों? क्योंकि वो तरीका ही यूनिक है। जब मैंने एक वीडियो बनाया 12 तरीके ओटीपी चुराने के, तब लोगों को समझ में आया यार ये तो ऐसे निकल जाएगा, यार ये तो मांगा नहीं जा रहा, ये तो कहानी कुछ और है, ये तो पीछे एक स्टोरी है। एंड हर एक मेथड इज एन स्टोरी। आप एक और कैंपेन देखते होंगे कि भाई लिंक ना HTTP लिंक हो तो क्लिक मत करना, HTTPS हो तो कर देना। ये भी एक वेस्ट ऑफ एक्सरसाइज है। आज तक मुझे किसी क्रिमिनल का लिंक नहीं मिला जो HTTPS ना हो और HTTP हो।
आपको गवर्नमेंट वेबसाइट मिल जाएंगी जो HTTP है, क्रिमिनल की वेबसाइट कभी नहीं मिलेगी HTTP, वो हमेशा HTTPS भेजता है। तो फिर ये क्या बता रहे हो आप? पुरानी किताबों में लिखी हुई चीज़ें बता के कुछ फ़ायदा तो होना नहीं। फिर चौथी कैंपेन आती है कि एप्लीकेशन हमेशा प्ले स्टोर से इंस्टॉल करना। मैं सारी गाइडलाइन जो भी हैं उनको एक एक करके वो कर रहा हूँ कि दिस इज नॉट सफिशिएंट। आपको पता है लोन ऐप्स लोगों ने प्ले स्टोर से ही इंस्टॉल की थी और उसके बाद सुसाइड हुए। बिल्कुल सर। तो फिर हमने तो प्ले स्टोर से की थी, हम तो ट्रस्ट किए थे कि ऑफिशियल हो। इसका मतलब है कि ऐसा तो है नहीं कि प्ले स्टोर पे हर चीज़ ऑथेंटिक है। फिर बहुत सारे सट्टे वाले ऐप प्ले स्टोर पे आ जाते हैं, लोग लुटते हैं, ट्रस्ट कर लेते हैं कि भाई ऑथेंटिक ही होगा, भाई गूगल ने सब कुछ चेक किया होगा। फिर बहुत सारे गेम्स ऐसे आ जाते हैं जो बच्चों को इतना नुकसान पहुंचाते हैं कि वो सुसाइड कर लेते हैं, वो भी प्ले स्टोर से ही आते हैं। तो फिर ये गाइडलाइन भी सफिशिएंट नहीं है। सो OTP देना, लिंक HTTPS, ये जितने भी बता रहे हो कि हम ये 5 चीज़ें बता देंगे तो लोग सेफ हो जाएंगे, तो सारी बेकार है। सो पहले तो ये सिस्टमिक जो गैप है मैं उसको एक्सपोज करना चाहता हूँ कि इफ़ यू आर एक्सपेंडिंग thousands crores of rupees to let people know about these 4 things is waste of exercise। इन 4-5 चीज़ों से कुछ नहीं होना, कहानी कुछ और ही है, इसलिए क्राइम बढ़ रहा है। अब मैं बताता हूँ कि आपका पासवर्ड क्रिमिनल के पास ऑलरेडी क्यों होता है। मैं जब आपको कॉल करता हूँ आपको लूटने के लिए, उससे पहले आपके जीवन में एक और साइबर क्राइम हो चुका होता है जिसके बारे में आप जानते नहीं। वो तो UPSC का 3rd अटेम्प्ट होता है। फर्स्ट अटेम्प्ट में मैं रेकी करता हूँ आपके बारे में। जितने डिजिटल अरेस्ट के केसेस हुए हैं सबके हाथ में आईफोन था। कभी कोई केस सुना आपने कि एक रिक्शे वाले ने कहा कि साहब मेरा 11,484 रुपये निकल गया डिजिटल अरेस्ट के केस में, मैं 3 दिन तक डिजिटली अरेस्टेड था? हुआ कभी ऐसा? मतलब क्रिमिनल को पता है कि आपके अकाउंट में पैसे कितने, क्रिमिनल को पता है कि आपको कब तक रगड़ना है, क्रिमिनल को पता है कि आप सिलेक्टिव उतने लोगों में हो तो आपको कॉल आ गया है। 140 करोड़ लोगों में रैंडमली वो सिलेक्ट नहीं कर सकता कि सबको लगाओ इसके पैसे मिलेंगे, किसी के अकाउंट में 5,000 ही होंगे, किसी में 200 रुपये होंगे। ही कैन नॉट सेलेक्ट वेदर उसका रिटर्न इतना नहीं होगा। अभी क्या रिटर्न है उसका? 6 महीने के अंदर 3,500 करोड़ गया है सिर्फ डिजिटल अरेस्ट के केसेस में। कि सुप्रीम कोर्ट को कॉग्निजेंस लेना पड़ा कि डिजिटल अरेस्ट के सारे केसेस CBI इन्वेस्टिगेट करेगा। ये बोला सुप्रीम कोर्ट ने। क्यों करेगा भाई CBI? क्योंकि जो लुटे हैं लोग वो सब हाई IQ के लोग हैं, वो पैसे वाले लोग हैं, वो पढ़े लिखे लोग हैं, वो अवेयरनेस उनकी लेवल बहुत हाई है। मतलब आपका 25,000 चला जाए, जिसकी की मंथली सैलरी ही 25,000 है, तो CBI नहीं करेगा इन्वेस्टिगेट। पर CBI इन्वेस्टिगेट करेगा यदि 2,000 करोड़ के आदमी का 2 करोड़ चला गया तो। वरना क्या है ऐसी जरूरत भाई? तो विसंगति सिस्टम की समझना पड़ेगा आपको कि हमारे यहाँ साल का जो एस्टिमेट है वो करीब 1 लाख करोड़ जाता है और इसमें से अधिकतर पैसा इंडिया के बाहर ही जाता है। जिन लोगों के 15,000 20,000 कैशबैक का फ्रॉड हो गया, किसी के संग 50,000 का हो गया, 40,000 का हो गया, वो वाले केसेस तो बेसिक इन्वेस्टिगेशन में भी नहीं जाते। वो तो थाने में जाएगा या वहाँ जाएगा, वहीं इतना ही काम होना है उसका, इससे ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता। फिर आते हैं सिग्निफिकेंट लॉसेस, उनका थोड़ा इन्वेस्टिगेट होगा, उसका भी जो रिटर्न है बहुत कम है। प्रोसिक्यूशन लेवल 1% है। इसका मतलब है कि क्रिमिनल के कॉन्फिडेंस इतने ज़्यादा है कि उनको पता है कि हमारे संग कुछ होना नहीं है। सो दे आर डूइंग दिस रिपीटेटिवली। जो सेट ऑफ लोग हैं, इकोसिस्टम पूरा बना हुआ है। तो जब तक आपके सामने पूरी पिक्चर क्लियर नहीं है, आपकी प्रिपरेशन उतनी स्ट्रांग हो ही नहीं सकती। आप सोच रहे हो 4 चीज़ें 5 चीज़ें बता के हम कंट्रोल कर लेंगे। मैंने ये सारे, इस पर मेरा एक सवाल है। हाँ, जब आप बता रहे हो कि केसेस वो बड़े हैं जो अमीरों के साथ हो रहे हैं, तो बहुत सारे ऑडियंस ये कहे कि हम सेफ केसेस तो सबके बड़े हैं। हाँ। मैंने सिर्फ ये बताया कि अमीरों वाले केसेस को इन्वेस्टिगेट करने के लिए तो CBI को बोल दिया गया। CBI को बोल दिया गया। गरीबों वाले केसेस के लिए कहाँ बोला CBI को? हमारा जो शुरुआती प्रश्न था ना, वो इसी वजह से उठा था कि जो लोग हमें सुन रहे हैं वो मध्यम वर्ग में मैक्सिमम लोग हैं। ऐसी स्थिति में उनके साथ जो हुए फ्रॉड हैं, उनके साथ सबसे बड़ा दुख ये नहीं है कि फ्रॉड हो गया, दुख ये है कि सुनवाई भी नहीं हो रही है। करेक्ट। और जब सुनवाई नहीं हो रही है तो जिस वेबसाइट का नंबर हम बताते हैं, वेबसाइट बताते हैं, फ़ोन नंबर बताते हैं,
वो केवल एक महज फॉर्मेलिटी सी रह जाती है। उन्हें लगता है कि हाँ भाई एक नंबर ब्लॉक हो गया, अब चक्कर काटते रहना। कुछ समय बाद ऐसा होता है कि 20-50 हज़ार के लिए कितना चक्कर काटेंगे, आदमी खुद हिम्मत हार के छूट जाता है। तो क्रिमिनल्स के अंदर जिस तरह का साहस या दुस्साहस बढ़ा हुआ है, उसके पीछे कहीं ना कहीं सिस्टम जिम्मेदार होता है कि भाई आप अगर प्रोएक्टिव होकर के इस चीज़ को रोकते, लेकिन आउटराइटली हम और आप सीधा सिस्टम पर चीज़ें डाल दें, तो उससे पहले वाला जो फेज़ है जिसमें कि हम खुद अवेयर हो जाएं, हम उस पर थोड़ा सा और समय देना चाहते हैं। उस अवेयरनेस में आपने बिल्कुल सही कहा कि ओटीपी शेयर ना करें। ये बात, या ओटीपी शेयर ना करें करके जो लिखा हुआ है, ये अधूरी जानकारी है। करेक्ट। टेक्निकली पूरी जानकारी क्या हो सकती थी, उस पर आप थोड़ा सा अपना विस्तार दें। तो अभी जिस तरीके से ओटीपी निकलते हैं उनके बारे में बात करते हैं, ठीक है। और जितने 12 तरीके हैं उसके अलावा 13वां एक से शुरू करूँगा मैं अभी नागपुर पुलिस की ट्रेनिंग देने गया, तो वहाँ पर ट्रेनिंग के बाद पुलिस ऑफिसर्स मेरे से डिस्कस करने लगे कि ये जो कंटेम्प्रेरी केसेस हैं उनको ज़रा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो मैंने कहा सर मुझे कोई ऐसा केस बताओ जो अनयूजुअल हो, तो थोड़ा सा मुझे नया लगे, सरप्राइज़ करे। तो उन्होंने कहा सर एक कंप्लेन आ रही है कि लोगों का फ़ोन चोरी होता है, उसके बाद पैसे निकल जाते हैं। तो मैंने कहा चोरी हुआ पैसे निकल जाते हैं ऐसे कैसे? बोले हो रहा है साहब, यूपीआई से पैसे निकल जाते हैं और आधे घंटे के अंदर निकल जाते हैं। तो मैंने कहा आईफोन? बोले आईफोन के संग भी होता है, आईफोन चोरी होता है और तुरंत पैसे निकल जाते हैं अकाउंट से। मैंने कहा यदि आईफोन चोरी होगा तो पहले आईफोन का पासकोड क्रैक करना है बंदे को, फिर वो यूपीआई का पिन भी चाहिए उसको, उसके बाद ही पैसे ट्रांसफ़र कर सकता है। तो ऐसे कैसे हो रहा है? पर हो रहा है, देखो आप लॉक देख लो, एनपीसीआई का लॉक था, फ़ोन चोरी हुआ, उसके बाद पैसे निकले तर 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 करके। तो मैंने थोड़ा इन्वेस्टिगेशन किया और मैंने वो मोडस ऑपरेंडी क्रैक की, जो मैं आपको बता देता हूँ। बताइए ना, ताकि आप भी लखपति हो जाएं। हमारे लक बच जाएं, वही बहुत है। हाँ। तो हम लोग एक चीज़ भूल जाते हैं सर कि जो यूपीआई पेमेंट है वो कीपैड फ़ोन से भी हो जाता है। जो वो सस्ते वाले 700-800 रुपये के फ़ोन आते हैं ना, हाँ, उनसे भी यूपीआई पेमेंट हो जाता है। ओके। कैसे होता है? आपको अपने फ़ोन से डायल करना होता है *99#। यदि मैंने डायल किया तो ये मेनू ऑप्शन खुल जाता है। ओके। क्या है ये, पढ़ के बताइए। सेंड ऑप्शंस आ रहे हैं, सेंड मनी, रिक्वेस्ट मनी, चेक बैलेंस, माई प्रोफाइल, पेंडिंग रिक्वेस्ट, ट्रांजैक्शन और यूपीआई पिन। करेक्ट। ठीक है। अब मैं किसी का भी मोबाइल नंबर डालूँ, अमाउंट डालूँ, पिन डालूँ तो मैं पेमेंट कर सकता हूँ। तो आपका ऐसे आईफोन चोरी हुआ, आईफोन का सिम निकाला, दूसरे फ़ोन में डाला, *99# डायल किया, तो ये मेनू ऑप्शन खुल जाएगा। मैं मोबाइल नंबर डालूंगा जिसको पैसे डालना है, अमाउंट डालूंगा और यूपीआई पिन डालूंगा और पैसे ट्रांसफर हो जाएंगे। तो यूपीआई पिन तो पता तब भी होना चाहिए। एग्जैक्टली। मैंने आईफोन का पासकोड तो क्रैक कर दिया, वो तो ज़रूरत नहीं चाहिए, है ना? लेकिन मुझे यूपीआई पिन तो अभी चाहिए। यूपीआई पिन कैसे मिलता है मुझे? फिर से करते हैं। इसका लास्ट ऑप्शन क्या है? 7th यूपीआई पिन। यूपीआई पिन रीसेट। यू कैन रीसेट यूपीआई पिन। अब यदि यूपीआई पिन में रीसेट वाला ऑप्शन सेलेक्ट करूंगा तो विक्टिम के डेबिट कार्ड का 4 डिजिट मांगा जाएगा या 6 डिजिट मांगा जाएगा मेरे से। ठीक है। वो मुझे कैसे मिलेगा? ये थोड़ी ना बताऊंगा मैं कि मैं तो लखपति बन के रहूंगा, ऐसे थोड़ा ना होता है। पर ये सर बहुत आसान है। मैं आपके मोबाइल नंबर यदि मुझे मिल जाए तो मैं आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक अकाउंट डिटेल, बैलेंसेस, डेबिट कार्ड के डिजिट सब निकाल सकता हूँ केवल मोबाइल नंबर से। तो ये जिसको आप बहुत बड़ी कॉम्प्लेक्सिटीज बोलते हो, इसको मैं एक लाइन से सिंपलीफाई करता हूँ कि इस दुनिया में 2 ही तरह के लोग हैं। एक जिनको पता है कि वो हैक हो गए और दूसरे जिनको पता नहीं है। क्योंकि हम सबका डेटा तो बाहर है ही, और बाहर है और आपको पता है तो आप सेफ हैं। बाहर है और आपको नहीं पता है तो आप अनसेफ हैं। जो हम ये पॉडकास्ट ख़त्म करेंगे तब मैं इस चीज़ को प्रूव करूँगा कि यदि आपको पता है तो फिर आपका कोई बाल बांका नहीं कर सकता, और यदि नहीं पता है तो मैं व्हाट्सएप भी हैक करूँगा आपका और सब हैक करूँगा। आपका व्हाट्सएप 2 फैक्टर ऑथेंटिकेटेड है? है? आपका है? नहीं है। व्हाट्सएप 2 फैक्टर ऑथेंटिकेटेड है आपका? यदि आपका नहीं है तो आप मान के चलिए कि वो हैक्ड है। क्योंकि मैं अभी जो तरीके ओटीपी चुराने के बताने वाला हूँ उसमें बड़े आराम से व्हाट्सएप हैक हो जाएगा। तो सबसे पहले ऑडियंस के लिए हम व्हाट्सएप को सेव करवा देते हैं। ठीक है। क्योंकि अभी लगातार मेरे पास कॉल आते हैं लोगों के साथ, व्हाट्सएप हैक हो गया, कभी एडिशनल चीफ सेक्रेटरी, कभी डॉक्टर्स, कभी किसी का, जजेस का, और बेचारे घबराए होते हैं कि जल्दी रिकवर कराइए। यदि आपका व्हाट्सएप हैक हो गया तो रिकवरी में 6 दिन लगते हैं।
6 दिन से पहले रिकवर नहीं होगा। और वो क्यों? हम्म। क्योंकि क्रिमिनल उस पर 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन लगा देता है। जैसे ही वो आपका व्हाट्सएप हैक करेगा उस पर 2 फैक्टर डाल देगा। जैसे 2 फैक्टर डालेगा तो जो व्हाट्सएप की पॉलिसी है कि फर्स्ट टाइम जब 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन डाला जाएगा तो उसको रीसेट करने के लिए 6 दिन लगेगा। तो 6 दिन तक OTP भी आएगा तब भी कुछ नहीं कर सकते आप। और आपका मोबाइल, आपका व्हाट्सएप हैक है और ये आपको पता भी नहीं है, ये भी हो सकता है। हाँ, होता है कई बार लोगों का। मैं एक बिजनेस ग्रुप है दिल्ली का, वहाँ ट्रेनिंग देने गया। तो ट्रेनिंग में मैंने बताया कि कैसे कैसे मैं चीज़ें निकालता हूँ। एक मेरे बहुत दिमाग में खुरापाती सवाल आ रहा है क्या कुछ लोग आपकी पर्सनल मदद के लिए नहीं रख लेते कि यार सुनो अमित जी, जो चाहिए ले लो, मुझे फलाने की रैकी करनी है यार, मुझे उसका ये डेटा निकाल के देना है, उसकी लोकेशन निकालनी है, उसका ये निकालना है। मुझे मतलब आप सच में मतलब एनी टाइम जब किसी आदमी से मिलते होगे दिमाग में स्कैन चल रहा होगा, इतने करोड़ का आदमी है, इतना तो मैं भी बैठे बैठे निकाल लूंगा। ठीक है। मुझे इतने ऐसे लोग मिलते हैं, मैं उसी तरफ डायरेक्शन में जाता हूँ। तो मैं जब इस बिजनेस ग्रुप की जो मीटिंग थी, बहुत सारे बड़े बड़े CEO CXOs, जब मैंने ट्रेनिंग खत्म करके नीचे आया तो बहुत सारी लेडीज़ ने मुझे घेर लिया। मतलब अमित जी बाकी सब तो ठीक है, पहले बताइए कि मेरे हस्बैंड को मेरे व्हाट्सएप मैसेज कैसे पता पड़ जाते हैं। मैंने दिखाओ फ़ोन, दिखाया तो मैंने देखा कि ये वाली चीज़ वो वाली चीज़ बताया, मैं इस वजह से तो पता ही नहीं था। अवैध कोई मुझे कॉल करता है ना कि अमित जी आपसे अकेले में मिलना है, उसी समय मुझे समझ में आ जाता है कि कारण क्या है। तो मैं अकेले में तो नहीं सर, बाहर मिलते ना अकेले में, और आपके संग यहाँ वहाँ, और वो डेस्परेट होगा और वो बहुत बड़ा आदमी है मान लीजिए, तो आप बहुत बार इग्नोर भी नहीं कर पाओगे, और मुझे पता है कि क्या कारण है। तो चलो भाई मैं मिल लेता हूँ। तो पहले मैं दबाव में गया, मिल के बैठ गए। 15-20 मिनट इधर उधर की बात के बाद वो आएगा कि या तो लेडी होगी या कोई जेंट्स होगे। लेडी होगी तो मेरे हस्बैंड का व्हाट्सएप निकाल के दो, और कई बार थोड़ा सरप्राइजिंग होता है कि भाई वो कहेंगे कि उनका मुझे डेटा निकाल के दीजिए। क्यों? क्योंकि मुझे डिवोर्स लेना है। तो मैंने कहा डिवोर्स लेना है तो आपको कारण पता होगा। तभी तो बोले नहीं मुझे कारण नहीं पता, कारण ढूंढना है। तो कारण व्हाट्सएप में मिल ही जाएगा, कुछ तो मिलेगा। तो मैं फिर पोलाइटली कि भाई मैं ये काम नहीं करता, आई नेवर इंटरफियर इन सच इश्यूज, मैं सिर्फ पुलिस के लिए इन्वेस्टिगेशन करता हूँ। अरे नहीं 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 आप प्लीज़, और पैसे की डिमांड आएगी भाई साहब, पता है। और मैं उनको, चूंकि वो बंदा ही इन्फ्लुएंशियल है तो उसको बड़े मेहनत से मना कर पाता हूँ। ये पहली ऐसी एक्सपेक्टेशन है जो तड़ से सेट होती है। जैसे आप कहीं कॉन्फ्रेंस में बोलते हो ना यार ये बंदा ये तो कर ही देगा मेरे, तो इसलिए आई एम यूज्ड टू इट, वो तो आएंगे ही। आपने जितनी बात बोल के छोड़ दी ना, मेरी ऑडियंस भी बैठ के भाई इंतजार कर रहे, बताओ तो सही यार व्हाट्सएप कैसे बचाएं। तो पहले व्हाट्सएप सेव करते हैं। व्हाट्सएप के सेटिंग्स में जाएं, उसमें अकाउंट्स करके एक ऑप्शन आएगा। पहला अकाउंट्स को क्लिक करेंगे तो तीसरा ऑप्शन आएगा 2 स्टेप वेरिफिकेशन। 2 स्टेप वेरिफिकेशन को क्लिक करेंगे तो आपसे 6 डिजिट का एक कोड सेट कराया जाएगा, यूनिक कोड। ये जो 6 डिजिट का यूनिक कोड है ये आपका डेट ऑफ बर्थ नहीं होना चाहिए। ये कोई ऐसा नंबर होना चाहिए जो यूनिक है, जो किसी को भी नहीं पता, आपकी वाइफ को भी नहीं, आपके स्पाउस को भी नहीं, किसी को भी नहीं। यदि ये नंबर किसी को नहीं पता तो आपका व्हाट्सएप सेफ। उसके बाद चाहे कोई आपका OTP चुरा ले व्हाट्सएप का, चाहे कोई फ़ोन चुरा ले, चाहे कोई कुछ कर ले, व्हाट्सएप के मैसेज नहीं देख पाएगा। तो ये तो मैं चाहता हूँ कि मैंडेटरी सेटिंग हो जो हर कोई कर ले, क्योंकि एक बार व्हाट्सएप हैक होके फिर वो इतना फड़फड़ाता है मेरे सामने, मुझे इतना लगता है कि भाई 6 दिन तो वेट करना पड़ेगा। लेकिन सर इस 2 फैक्टर ऑथेंटिफिकेशन को जो भी काम है वो कर लिया, लेकिन एक और तरीका होता है कि व्हाट्सएप का इवन आपका जैसे मान लीजिए लॉगिन पासवर्ड भी किसी को पता है, मोबाइल खोला और वहाँ पर जो कनेक्ट डिवाइस करने का ऑप्शन आता है, मतलब लिंक डिवाइस का जो ऑप्शन आता है, आपने लिंक डिवाइस पर क्लिक किया, आपके लिंक डिवाइस ने स्कैनर मांगा, स्कैनर मांगते ही वो लिंक हो गया। अब आपको पता ही नहीं है कि बैकग्राउंड में आपका मोबाइल लिंक हो रखा है। ये तो एक मतलब एथिकल प्रकार की हैकिंग है कि आपको पता ही नहीं और कम से कम 4 लोगों ने आपका मोबाइल आपका हैक कर रखा है। तो ये तो फीचर है, लेकिन ये फीचर यदि आपको ऐसा लग रहा है कि ये भी 2 फैक्टर ऑथेंटिफिकेशन के बिना हो जा रहा है। आप जब 2 तरीके हो सकते हैं। एक तो आप खुद अपना web.whatsapp.com लैपटॉप पे चला रहे हो, ठीक बात है ना, और गलती से वो लॉग्ड इन पड़ा हुआ है और आप भूल गए और किसी ने उसके थ्रू आपके मैसेज देख लिए। फ़ोन तो नॉर्मली आपके पास है, तो उसके लिए जो वेब वाला ऑप्शन है ना, उसमें भी आप पासकोड डाल सकते हो। जब ये आप लिंक करते हो ना तो वहाँ पर भी बिना पासकोड के वो नहीं मैसेज दिखाएगा आपको। यू कैन सेट अ पासकोड देयर एज वेल। अब आता है किसी और ने कर लिया,
तो किसी और ने तभी किया होगा जब उसको आपके फ़ोन का पासवर्ड पता है। ठीक बात है। करेक्ट, तभी पता होगा। तो आपके व्हाट्सएप में एक और सेटिंग है कि आप अपना व्हाट्सएप, ये है, खोल के दिखाइए, देखिए ये मैंने फ़ोन अनलॉक करके दे दिया, व्हाट्सएप जाके जाइए आप। अनलॉक क्लिक किया मैंने तो ये मेरा फिंगरप्रिंट सेंस मांग रहा है। नहीं कर सकते ना आप। हाँ, फिर अच्छा, और ये फेस आईडी से भी नहीं हो रहा है, आपने इसको फिंगरप्रिंट से किया हुआ है। ओके, तो करके दिखाओ। तो आप या तो फेस से या फिंगर से बायोमेट्रिक दे सकते हो ना आप लॉक। एक मतलब कहानी बड़ी रोचक है। ट्रेनिंग के टाइम की बात है, मेरे एक दोस्त जो हमारे साथ OTS में ट्रेनिंग ले रहे थे, तो अगले दिन सुबह पता चलता है कि वो बड़े ही सूजे हुए आए। हमने पूछा भैया क्या हुआ? बोले आज रात को बड़ी ऐसी हमारी पूजा हो गई। हमने कहा पूछे क्या हुआ? बोले यार सब तरह से पासवर्ड सेव था, रात को सो रहे थे, बीवी ने उंगली लगा के फ़ोन का ऑन कर लिया, पता नहीं चला। तो एनीवे, जोक्स अपार्ट, हाँ, तो उंगली के संग फेस भी कर सकते हो आप, दोनों कर सकते हो। रेटिना ओपन खींचा बोले खुल गए। लेकिन तो ये पति कर लोग लीजिए। यहाँ पर ना देखें भैया, ये हैक आप लोगों के लिए नहीं है, नहीं, आप पर- एनी टाइम पकड़े जाएंगे। हाँ ठीक है। पर आपके व्हाट्सएप को आप बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन भी दें। उससे जो आप सिचुएशन बता रहे हो कि कोई भी यदि किसी को आपके फ़ोन का पासवर्ड पता है और वो जाके वो लिंक डिवाइस कर ले, क्योंकि आप बार बार तो चेक करते नहीं, दो यू कैन चेक एंड सी दैट कि कौन कौन सी डिवाइसेस लिंक्ड है, वो तो आप पता पड़ ही जाता है। लेकिन कई बार लोग भूल जाते हैं, नहीं ध्यान रहता कि, और उसमें तब फंसता है जब फंस चुका होता है। अब तो लॉग आउट करके भी कुछ नहीं होगा, अब तो आपका डेटा जा चुका है। सो ये छोटी छोटी देखिए 90% टाइम जो हैकिंग वाले केसेस मेरे पास आते हैं कि साहब मेरी आवाज़ें कोई सुन रहा है, कोई मेरी ईमेल देख लेता है, मेरी लोकेशन पता है, मेरी पिक्चर्स पता है, उस समय उनका फ़ोन हैक नहीं हुआ होता, कोई फीचर मिसयूज़ हो रहा होता। जैसे आपने ये बताया कि भाई लिंक डिवाइस कर दिया तो फीचर मिसयूज़, अब आपके दिमाग में नहीं है और वो बंदा लिंक होकर आपको डरा रहा है, तो आपको तो ऐसे लगेगा ना कि हैक हो गया है। सिमिलरली एक और चीज़ है, आप अपने फ़ोन को तो बायोमेट्रिक से खुलेगा, फेस से खुलेगा, पिन से खुलेगा, पैटर्न से खुलेगा, हर तरीके की सिक्योरिटी देती है। लेकिन इस फ़ोन के अंदर जो जीमेल है वो आपके लैपटॉप में भी लॉग्ड इन है, वो आपके टैबलेट में भी लॉग्ड इन है, वो आपके पुराने फ़ोन में भी लॉग्ड इन है जो ड्रॉअर में पड़ा है, हो सकता है ऑफिस के सिस्टम में भी लॉग्ड इन पड़ा हो और आप भूले बैठे हो। वो जो लॉग्ड इन जीमेल है मुझे 10 सेकंड के लिए मिल गया तो मैं आपकी ज़िंदगी में कलह क्रिएट कर दूंगा। लोकेशन ट्रेस हो जाती है उससे, सिर्फ लोकेशन नहीं, पूरा फ़ोन का डेटा उड़ा लूँगा, क्योंकि सिंक है वो आपके साथ। आपका सारी पिक्चर्स, सारी वीडियोस, सारी फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स, सारी ईमेल्स, सारे चैट्स के बैकअप होंगे तो वो आपके, लोकेशन तो मैंने बता ही दिया, कॉन्टैक्ट लिस्ट आपकी, यूट्यूब वॉच हिस्ट्री, यूट्यूब पे आपने कब देखा, क्या देखा, ब्राउजिंग हिस्ट्री, मतलब आपके ब्राउजिंग के पासवर्ड, सब कुछ मिल जाएगा मुझे। और मैं आपके फ़ोन में रिमोटली कुछ इंस्टॉल भी कर सकता हूँ। यदि आप लैपटॉप पर प्ले स्टोर खोला है तो वो आपको पूछता है कि आप एप्लीकेशन फ़ोन में इंस्टॉल करना चाहते हैं, टीवी में इंस्टॉल करना चाहते हैं, वॉच में इंस्टॉल करना चाहते हैं, कहाँ करना चाहते हैं। क्योंकि यदि ब्राउज़र में सेम जीमेल लॉग्ड इन है जो आपके फ़ोन का है तो आप यहीं से उस फ़ोन में कुछ भी एप्लीकेशन इंस्टॉल कर सकते हैं। और बाय डिफ़ॉल्ट हमारा जीमेल लॉग्ड इन होता है लैपटॉप में भी, जिसका एक्सेस कई बार मल्टीपल लोगों को भी होता है। तो ये इतना बड़ा रिस्क है कि आपके फ़ोन में चुपचाप कुछ इंस्टॉल हो जाएगा। इसके बियॉन्ड एक और रिस्क है, मैं आपके फ्यूचर OTPs भी देख सकता हूँ जीमेल के। कैसे? तो गूगल का एक फीचर है, उसको बोलते हैं गूगल बैकअप कोड्स। ये बैकअप कोड्स फेसबुक के लिए भी होते हैं। तो ऐसा भी हो सकता है कि आपके फेसबुक के बैकअप कोड निकाल लूँ मैं और मैं आपके यहाँ पे लॉगिन कर लूँ, आपको पता ना पड़े। तो आप गूगल के सिक्योरिटी सेटिंग्स में जाएंगे तो वहाँ पर जब 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन का ऑप्शन है, वहाँ पर आपको मल्टीपल ऑप्शन आते हैं कि OTP बेस्ड ऑथेंटिकेशन, डिवाइस बेस्ड ऑथेंटिकेशन, ईमेल बेस्ड ऑथेंटिकेशन, ब्ला ब्ला ब्ला। लास्ट ऑप्शन जो आएगा वो आएगा गूगल बैकअप कोड्स। अभी गूगल बैकअप कोड्स क्या होते हैं? ये आपके वो OTPs हैं जो आपको फ्यूचर में आते हैं, जो आप कभी भी जीमेल लॉगिन करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। एक बार में आप 8 OTPs डाउनलोड कर सकते हैं। आपने डाउनलोड किए, रख लिया, अब आप 8 बार लॉगिन कर सकते हो उस जीमेल को विदाउट एनी फिजिकल OTP एक्सेस। मतलब ऑलरेडी गूगल ने वहाँ पे सेव करके OTPs रखे हुए हैं जो आपके पास मोबाइल पर आने वाले हैं। अब आप कहोगे कि फीचर क्यों दिया गूगल ने? हाँ। फ़ायदा क्या है? हाँ। फ़ायदा है, मान लीजिए आपका फ़ोन चोरी हो जाता है, फ़ोन छीन के भाग गया, अब आपको तुरंत फ़ोन ट्रैक करना है या फ़ोन फॉर्मेट करना है, तो आप कैसे करोगे? तो आप तुरंत किसी दूसरी डिवाइस से जीमेल लॉगिन करोगे?
पर ओटीपी तो आपके फ़ोन पे आएगा और वो तो छीन के भाग गया है। यदि आपके पास ऑलरेडी ओटीपी है तो तड़ से आप लॉगिन करके आप फॉर्मेट भी कर सकते हो, लोकेशन भी ट्रैक कर सकते हो, और भी फीचर्स है उसमें। फिर आता है कि आप ट्रैवल कर रहे हो और आपको एसएमएस नहीं डिलीवर हो रहे हैं, यदि आप एडवांस में ओटीपीज हैं तो आपको जीमेल लॉगिन करने में दिक्कत नहीं होगी। सो इट इज़ ए कन्वीनियंस विच इज़ गिवन नॉट ओनली फॉर गूगल बट फॉर फेसबुक ऑल्सो। लोगों को पता ही नहीं फेसबुक भी लॉगिन हो सकता है। गूगल में सर फ्यूचर ओटीपी वाला फीचर जो आपने बताया, जो आप बोलते चले गए, हमारी स्क्रीन पे हम करके दिखाएंगे इसको, तो वे जो आपने प्रोसेस बोला वहीं से दिखा सकेंगे हम इसको। हाँ। ठीक है। मैं आपको स्क्रीनशॉट भी भेज दूंगा चाहो तो सिलेक्ट। हाँ नहीं, मतलब वो हमारी टीम आपकी बातों को, इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करके सर्च मार लेगी। बस। तो जो मैं कह रहा हूँ ये सारे फीचर्स हैं, ये कोई हैकिंग ट्रिक्स नहीं है अभी। ये तो पता नहीं लोगों को, इसलिए मिसयूज होती है। अब मैं गलती से जीमेल लॉगिन, आप यहाँ जाइए, आप सेक्टर 100 नोएडा में किसी साइबर कैफ़े में जहाँ पर वो प्रिंट आउट वगैरह लेने के लिए जाते हैं, कई बार मैंने देखा, मैं हूँ वहाँ पर, मुझे साहब एक प्रिंट आउट चाहिए, हाँ तो जीमेल बताओ अपना, कहाँ है, पासवर्ड बताओ अपना, अब लॉगिन करवा दिया उसने वहाँ पे। अरे भाई आपका जीमेल सिर्फ जीमेल नहीं है, वो आपके फ़ोन के अंदर घुसने का रास्ता है। अब आपकी लोकेशन भी पता पड़ रही है सबको। यदि मेरा जीमेल और आपका जीमेल, मतलब हम दोनों को पासवर्ड, तो मैं आपकी लोकेशन देख सकता हूँ, आप मेरी लोकेशन देख सकता हूँ। तो एक इंस्टीट्यूट में मैं लेक्चर लेने गया और लेक्चर लेने के समय मैंने दिखाया कि देखो ये गूगल डैशबोर्ड के थ्रू आई कैन सी योर लास्ट 20 ईयर्स ऑफ लोकेशन। आपके 20 साल की हर सेकंड की लोकेशन देख सकता हूँ, कब आप कहाँ गए, कहाँ रुके, किस होटल में गए, किससे मिले, सब कुछ रिकॉर्डेड और बिल्कुल क्लियर दिखता है। एक एक मिनट का रिकॉर्ड, एक एक सेकंड का रिकॉर्ड, आपके फ़ोन की हर सेकंड की एक्टिविटी भी रिकॉर्ड होती है। वो आप देख सकते हो myactivity.google.com, जीमेल जहाँ लॉगिन है वहाँ डालिए myactivity.google.com, आपके फ़ोन की हर सेकंड की एक्टिविटी दिखेगी, कब आप क्या, और 20 साल की, जब से आप स्मार्टफोन यूज़ कर रहे हैं। कमाल की बात यह है कि ये डिटेल आपके फ़ोन में है ही नहीं। ये डिटेल आप, क्योंकि फ़ोन तो आप हर 2-3 साल में बदल रहे हो, पर ये डेटा क्यों नहीं जा रहा? ये डेटा सेंट्रली स्टोर्ड है and it is linked with your Gmail, which is in cloud. So it doesn't matter whether you have changed your phone, didn't change your phone, I'll be able to access it. It's a very big risk otherwise if it goes to wrong hands. आप जितने भी इस तरह के इश्यूज देखोगे जो कॉर्पोरेट्स के अंदर होते हैं, या जितने गवर्नमेंट PSUs के अंदर से कंप्लेन आती है मेरे के साथ, ये हो गया, वो बड़े कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है कि साहब डेटा लीक हो गया, वो हो गया। जब मैं इन्वेस्टिगेशन करके रूट कॉज निकालता हूँ तो किसी सिंपल एप्लीकेशन का फीचर मिसयूज हो रहा होता है। मतलब फिर जब मैं बताता हूँ कि यूँ इस वजह से ऐसा हो रहा है, तो लोग सर पकड़ लेते हैं, बताइए आप। क्योंकि लोग तो सोचते हैं कि हैकर कोई हुडी लगा के ताइवान में बैठा है और उसने कुछ किया है और आपका फ़ोन रिमोटली सुन भी रहा है और ये भी कर रहा है, और वो भी, लोगों की इमेज तो वैसी है, पर 90% टाइम वो होता कोई आसपास वाले ही। अब इसको सिक्योर कैसे किया जाए जीमेल को? सो जीमेल, यदि आपको पता है कि जीमेल कहीं भी लॉगिन करेंगे तो ये रिस्क है, तो जीमेल कहीं लॉगिन मत करो। ठीक है। इसमें कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं। आपका कहाँ जीमेल लॉगिन है, उसे चेक करने के लिए कहाँ चेक करें? आप जब जीमेल का इनबॉक्स खोलते हैं, लैपटॉप पे खोलिए और इनबॉक्स की राइट साइड में नीचे कॉर्नर पे एक ऑप्शन आएगा डिटेल्स करके, छोटा सा दिखता है, पेज के सबसे नीचे लास्ट में, उसको क्लिक करेंगे तो वो आपको लास्ट 10 लॉगिन लोकेशन दिखा देगा कि आपका जीमेल कहाँ से लॉग्ड इन है। अब जिसने भी और लोगों ने लॉगिन किया होगा उनका भी IP आएगा, उनकी भी लोकेशन आएगी, किस डिवाइस पे है, आईफोन है, एंड्रॉयड है, IP एड्रेस क्या है, लोकेशन सब दिखाई देगा, पूरा टेबल खोल देगा आपको। एंड दिस इज कोर्ट एडमिसिबल एविडेंस। कल के दिन यदि आपका जीमेल कोई दूसरा एक्सेस कर रहा है और आपने वो कैप्चर कर लिया लॉगिन रिकॉर्ड्स, तो उसको सजा होगी। वो तो आपके पास, और ये एविडेंस ऐसा नहीं है कि वो तो गूगल उसके लिए 65 सर्टिफिकेट देगा, जो डिजिटल एविडेंस सर्टिफिकेट है उसके लिए गूगल खुद दे देगा। एक केस आया मेरे पास, एक उड़ीसा की DIG मैम थी, उनका बोले कि एक लड़की को कोई परेशान कर रहा है, स्टॉकिंग कर रहा है और हम उसको नहीं पकड़ पा रहे। तो मैंने कहा आपने IP निकालने की कोशिश की, बोले लिंक क्लिक ही नहीं करता वो। आजकल के क्रिमिनल बड़े स्मार्ट हैं, उनको लिंक भेजते हैं, वो क्लिक नहीं करता। तो मैंने कहा कि आप मुझे उसका लॉगिन करवा दो फेसबुक मेरे लैपटॉप से, मैं निकाल के देता हूँ। तो उस लड़की का फेसबुक मैंने लॉगिन किया और मैंने उसके बिहाफ पे चैट करनी शुरू की उस लड़के से।
और उसको गुस्सा दिलाता रहा। जब बिल्कुल पीक पे पहुंच गया तब मैंने उस लड़की के नाम से मैंने एक जीमेल आईडी क्रिएट कर लिया था और पासवर्ड रखा था। मैंने गुस्सा दिला के उसको वो जीमेल आईडी पासवर्ड शेयर कर दिया। मैंने कहा तुझे जो करना है तू फाड़ के दिखा दे, ये मेरा लॉगिन पासवर्ड है, कुछ नहीं कर पाएगा। मेरी सारी फोटोज हैं उसके अंदर, सब कुछ है, और जो करना है करके देखा। अब आप क्या करोगे? खुन्नस में करोगे, तुरंत लॉगिन करोगे आप। जैसे आप लॉगिन करोगे मुझे आपकी लोकेशन दिख जाएगी, क्योंकि मैं तो लॉगिन करके बैठा हुआ ना। So I have already logged in that Gmail and I ask you to log in the same Gmail, I'll get your location. तो जो बंदा सीधे सीधे लिंक भेजकर क्लिक नहीं कर रहा था, घुमा के कान पकड़ लिया मैंने उसका, मेरे कहने पर Gmail लॉगिन कर दिया उसने। तो हैकिंग इज मोर ऑफ ए साइकोलॉजिकल गेम। टूल तो सबके सामने वही होते हैं, तो एक कर लेता है दूसरा क्यों नहीं कर पाता? क्योंकि वी ट्रीट टूल्स टू मच कि भाई यही सब कुछ कर देगा। टूल सिर्फ एक इनेबलर है, अल्टीमेटली आप उसको कैसे यूज करेंगे वो नॉलेज आपको एक्सपीरियंस से संग आती है। ठीक है, तो अभी जो आपने लाइन बोली जीमेल वाली, क्योंकि जो ऑडियंस इस बात को सुनेगी वो हल्का पैनिक होगी, सब अपने अपनी चीज़ें चेक करेंगे। हम इन्हें ये भी बताते चलें कि आपके ही मोबाइल, आपके ही लैपटॉप में ये फीचर भी है कि आप उन्हें वहाँ से आउट कर सकते हैं। लॉग आउट ऑल डिवाइसेस का एक ऑप्शन आता है, आप उन्हें वहाँ से अगर कर देते हैं तो फिर आप उनके लॉगिन पासवर्ड को रीसेट करें, और रीसेट अगर आप कर लेते हैं तो आप फिर से सेफ हैंड्स में आ जाते हैं। करेक्ट, एब्सोल्युटली। तो आप सेटिंग्स में जाएं, सिक्योरिटीज़ में जाएं, सिक्योरिटी के अंदर भी आपको लॉग इन डिवाइसेस दिखाई देती हैं, और आप सेलेक्टिवली लॉग आउट कर सकते हैं डिवाइसेस। आप पहले उसका एविडेंस कैप्चर करके रख लें लॉग आउट करने से पहले, ताकि कल के दिन यदि कोई लीगल एक्शन भी लेना है आपको तो आपके सामने कुछ इन्फॉर्मेशन। क्या हो कि अगर गूगल हमारी लोकेशन ट्रैक ना करे, उससे रोकने के लिए कैसे आगे बढ़ें? एक्चुअली आप अपनी लोकेशन ऑफ कर ही नहीं सकते फ़ोन के अंदर, किसी भी फ़ोन के अंदर नहीं कर सकते, वो आपके हाथ में अब रहा नहीं। आप जब इंटरनेट एक्सेस करते हैं, द वेरी फर्स्ट थिंग गोज आउट फ्रॉम योर डिवाइस इज योर आईपी एड्रेस। बिना आपका आईपी एड्रेस सर्वर को दिए आप इंटरनेट एक्सेस कर ही नहीं सकते। जब कनेक्शन बनाने के लिए मेरा आईपी जाएगा, आपको मिलेगा, तब तो कनेक्शन बनेगा, फिर तो मैं इंटरनेट एक्सेस करूँगा। तो आपका आईपी तो आपकी लोकेशन है, तो आप क्या लोकेशन ऑफ कर रहे हो? आप दिन भर में जितना इंटरनेट जो भी सर्वर एप्लीकेशन एक्सेस कर रहे हो, सबको आपकी लोकेशन पता है, क्योंकि आपका आईपी तो सबको ही पता है। 50 एप्लीकेशंस आप पैरेलली चल रही होती हैं, बैकग्राउंड में चल रही हैं, सबको लोकेशन जा रही है। वो जो एक लाइन लिखी आती है, आस्क ऐप नॉट टू ट्रैक, ये केवल फॉर्मेलिटी है? बिल्कुल फॉर्मेलिटी है। देखो आपका आईपी तो जाएगा, और आईपी वो लॉग भी करेगा, क्योंकि एक्सेस लॉग तो मेंटेन होते हैं, किसने कब एक्सेस किया, तो रिकॉर्डेड मैंडेटरी है, तो कंप्लायंस का इशू है। तो फिर इतना बड़ा फ्रॉड क्यों? फ्रॉड नहीं, अब मैं आपको बताता हूँ कि आप वो जो ट्रैक का मतलब क्या है। आप आईफोन इस्तेमाल करते हो, आईफोन के अंदर फीचर है कि यदि आप आईफोन ऑफ भी कर लें तब भी आप उसको ट्रैक कर सकते हैं। आपका फ़ोन ऑफ है, आप लैपटॉप से जाएं, आई क्लाउड से लॉगिन करें, वो आपको लोकेशन बता देगा उसकी। आप फ़ोन इधर से उधर ले जाएं, फिर बता देगा लोकेशन। तो फ़ोन तो ऑफ है, तो लोकेशन कैसे ट्रैक कर रहे हो? सोचा कभी किसी ने? और यदि फ़ोन ऑफ में लोकेशन ऑफ नहीं कर पा रहे हो आप, तो ऑन में कैसे कर लोगे? जब फ़ोन ऑफ में लोकेशन जा रही है आई क्लाउड को, तो ऑन में ऑफ कर लोगे आप? लॉजिकल है। वो कैसे ट्रैक करता है? क्योंकि जो आईफोन ने फीचर दिया है वो ऑफ मोड में भी ब्लूटूथ सिग्नलिंग करता रहता है, मतलब आसपास की डिवाइसेस को ब्लूटूथ मैसेजेस भेजता है। अब आसपास जितनी मैक डिवाइसेस हैं, आईफोन है या मैक लैपटॉप है या आईपैड है, उसके थ्रू आपकी लोकेशन अपडेट हो जाती है। उसको पता पड़ जाता है कि ये डिवाइस मेरे आसपास, एंड दिस वर्क्स विद एवरी मैक सिस्टम, मतलब हर मैक एक दूसरे मैक से बात कर रहा है। और फिर आप कह रहे हो मेरी लोकेशन ऑफ कर दो। अब आते हैं आपकी ट्रैकिंग पर। वो ट्रैकिंग इसलिए है क्योंकि कई एप्लीकेशंस आपकी लोकेशन ट्रैक करके या आपकी एक्टिविटीज़ ट्रैक करके आपको सर्विसेज ऑफर करती है, और ये कंप्लायंस का इशू बन जाता है कि आपने बिना परमिशन कैसे किया है। सो टू टेल यू दैट, वो एक्सप्लिसिटली एक मैसेज पॉपअप होता है कि वी विल नॉट यूज इट फॉर दैट पर्पस बट वी विल यूज इट अदरवाइज। मतलब हम स्टोर तो कर रहे हैं पर हम आपको उस तरह से प्रोडक्ट सजेस्ट नहीं करेंगे। हाँ, जैसे कई बार होता है कि आप किसी शहर में गए, आपकी ट्रेन अलवर से गुजरी और अचानक आपके पास पॉपअप आया कि इस रेलवे स्टेशन पे फलाने सिंह का मिल्क केक मिलता है।
उसको नहीं पता होना चाहिए था कि देखो मिल्क केक मुझे नहीं बताना, तुम्हें पता है ठीक है, मुझे ये सजेशन मत दो कि तुम यहाँ से ये खा सकते हो, बस इतना रोका गया है। बस इतना नहीं होता है, बाकी लोकेशन तो देखो सबके पास है ही। हम्म, और कई सारी एप्लीकेशंस तो ऐसी होती हैं हम्म, जैसे कि आपको देखना है कि मेरा क्या क्या डेटा जा रहा है। लोकेशन तो एक बहुत मिनिमम इन्फॉर्मेशन है, हम्म, इसकी बियॉन्ड जो जाता है वो जानना ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे क्योंकि लोकेशन मेरी सबको पता है तो मुझे उतना नुकसान नहीं है, मैं आपको फैक्ट बताऊं। हम्म, हाँ, नुकसान तब है जब आपको नहीं पता कि आपकी लोकेशन सबको पता है। हम्म, यदि आपको कॉल आ जाए कि सर आप 25 तारीख को रेडिसन होटल में थे सेक्टर 18 में, हम्म, हाँ सर कमाल है सर, आपकी तो लॉटरी लग गई सर, तो आपको लगेगा कि ये ऑथेंटिक ही होगा, क्योंकि बट आपको यदि पता है कि आपकी लोकेशन तो सारी दुनिया को पता है तो आपको क्या छोड़ो यार, इग्नोर करोगे। सो नोइंग दैट फैक्ट इटसेल्फ विल सेव यू। आपको पता है कि डोमिनोज का डेटा लीक हुआ है और आपका रिकॉर्ड उसमें है, मैं आपका मोबाइल नंबर डालूंगा तो उसमें सब पता पड़ जाता है कि आपने कब कब ज़िंदगी में पिज़्ज़ा खाया, कहाँ डिलीवर हुआ, कितने का पिज़्ज़ा आया था, कितने, तो उससे मुझे ये भी लगेगा कितने लोग थे वहाँ पे, 4 लोग थे, 5 लोग थे, मोर और लेस आइडिया लगेगा, विच इज़ वेरी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन। आप छुप के कहीं पार्टी कर रहे थे और मुझे तो पता पड़ गया क्योंकि आपने पिज़्ज़ा मंगा लिया था। अब आपको नहीं पता ये चीज़ कि डोमिनोज का डेटा लीक है, आपको कॉल आ जाता है कि साहब 26 तारीख को आपने पिज़्ज़ा खाया था। पहले तो आपकी साहब 1684 का बिल आया था, इस एड्रेस पर डिलीवर हुआ था, ये कोक और एक्स्ट्रा चीज़, हाँ सर यही था ना सर, आपकी तो लॉटरी लगी सर, मॉरिशस की ट्रिप, ये एप्लीकेशन भेज रहा हूँ, अभी बोर्डिंग पास आ जाएगा आपको। आप ऑलरेडी इतने ऑ में हो कि डाउट तो क्रिएट करने की बजाय तो ऊपर से कह रहा है लॉटरी लगी, अभी तो लग रहा था कि मुझे सजा होने वाली है। तो उसने इतना साइकोलॉजिकली खेला और उसके बाद आपको हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, और आपने कर लिया, पता पड़ा आपके अकाउंट से 5 लाख निकल गए। इफ़ यू नो कि डोमिनोज का डेटा लीक हुआ है और उसमें आपके डिटेल हो सकते हैं, तो फिर आप थोड़ा ट्रस्ट करोगे, फिर आप इग्नोर करोगे। सो नोइंग इटसेल्फ इज अ वेरी पावरफुल एक्शन। और क्या क्या चीज़ सर लीक होती है, मतलब गूगल के थ्रू, जीमेल के थ्रू? तो आप प्ले स्टोर पर जाएं और उसमें जिस भी एप्लीकेशंस के बारे में जानना चाहते हैं कि मेरा क्या क्या डेटा कलेक्ट करती है, उसको सर्च करें प्ले स्टोर पर। प्ले स्टोर खोल लीजिए, मैं इसमें खोल के आपको दिखाता हूँ। कि इस पे एप्पल पे भी होगा सर? हाँ हाँ, ऐप स्टोर होगा उसमें। ठीक है, तो ये मैंने खोला और मैंने इस पर एक एप्लीकेशन सर्च कर रहा हूँ मैं, फेसबुक, ठीक है, क्लिक किया, ठीक बात। इसके नीचे जाएंगे तो एक डेटा सेफ्टी का ऑप्शन आएगा, डेटा सेफ्टी, इसको खोलेंगे तो नीचे एक छुपा हुआ ऑप्शन है सी डिटेल्स करके, इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पर पहुँचेंगे कि फेसबुक आपका क्या क्या डेटा कलेक्ट करता है। तो फेसबुक कह रहा है कि मुझे सारी डिवाइस आईडीज़ आपके घर में कौन कौन सी वो पता है, फाइल्स एंड डॉक्यूमेंट जो आपने डाउनलोड किए जीमेल, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, सिग्नल से सबका एक्सेस है मेरे पास, फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, पेमेंट इन्फो, परचेज हिस्ट्री, क्रेडिट स्कोर, मैं सब कलेक्ट करता हूँ। ऐप एक्टिविटीज़, कितने फ़ोन में फेसबुक हुआ वो या सबका हुई? सबका भाई, ये फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन कौन सा फेसबुक के थ्रू हो रहा है आपका। ऐप एक्टिविटीज़, कितनी ऐप फ़ोन में इंस्टॉल किए हैं आपने, किस ऐप से आपने क्या एक्टिविटी की है, क्या कंटेंट जनरेट किया वो भी रिकॉर्डेड है। फोटोज़ एंड वीडियोज़ चाहे आपने अपलोड किए ना किए हो, एक्सेस है उसको सबका। ऐप, ये सबसे खतरनाक चीज़ है। नेम, ईमेल एड्रेस, यूज़र आईडी, एड्रेस, आपके घर का पता, आपकी लोकेशन अलग से जा रही है, लोकेशन यहाँ जा रही है, अप्रॉक्सीमेट लोकेशन एंड प्रिसाइज लोकेशन, सो जीपीएस, एलआईडी, आईपी एड्रेस सब कलेक्ट कर रहा है। लेकिन यहाँ पर वो कह रहा है आपके घर का पता भी मुझे पता है। आपने कभी फेसबुक का अपने घर का पता बताया था? वो कह रहा है आप 14th फ्लोर पे हो, 17th फ्लोर पे हो, किस ब्लॉक में, मुझे पता है। तो व्हेन यू चेंज योर एड्रेस बिफोर इट गेट्स अपडेटेड इन आधार सर्वर, इट्स अपडेटेड हियर। और उसके आगे देखिएगा, पॉलिटिकल और रिलीजियस बिलीफ, वो कह रहा है मुझे पता है आपने वोट किसको दिया था लास्ट टाइम, एंड योर रिलीजियस बिलीफ ऑल्सो, हाउ हार्ड, लिबरल, सॉफ्ट यू आर अबाउट योर रिलीजन, एंड सेक्सुअल ओरिएंटेशन। आगे पढ़िए आप, क्या आप LGBTQ+ कम्युनिटी के प्रति क्या इंटेंट है। आपने कब दे दी ये इन्फॉर्मेशन इनको? आपने कोई पॉलिटिकल वीडियो नहीं देखा, आपने कोई रिलीजियस कंटेंट नहीं देखा, आपने कोई सेक्सुअल ओरिएंटेशन एक्सपोज करने वाली हरकत नहीं की, तो फिर वो कैसे पता है इनको? एंड अदर इन्फॉर्मेशन, आई नो ए लॉट, उसके आगे अदर भी लिखा है। अब आगे चलते हैं, फिर आपके सारे कॉन्टैक्ट्स हैं, मैसेजेस, ईमेल, SMS, अदर इन ऐप मैसेजेस, कैलेंडर, ऑडियो, सारी वॉइसेस जो फोन के आसपास है। फोन की है इसके पास रादर देन फेसबुक के। हाँ हाँ, मैं ये सोच रहा हूं कि फेसबुक के पास भी तो एक कंटेंट होता है हमारा, फेसबुक के पास कहाँ से कॉन्टैक्ट होता है? फ्रेंड रिक्वेस्ट जो होती है वो वाला रखता होगा। फेसबुक के पास कॉन्टैक्ट लिस्ट से ही कॉन्टैक्ट सिंक करता है। आपकी जो कॉन्टैक्ट लिस्ट है ये फ़ोन की है,
इसमें भी बताना सर, इसमें कहाँ पे है? और ऑडियो पहले ख़त्म कर लेते हैं। सारी वॉइसेस, साउंड रिकॉर्डिंग्स, चाहे आपने कॉल रिकॉर्ड किया तो वो भी सारे यदि आप करते हैं, म्यूजिक फाइल्स, अदर ऑडियो फाइल्स, यदि आप वॉइस नोट्स भेजते हैं तो वो भी उसके पास है। लोकेशंस तो हैं ही, हेल्थ एंड फिटनेस रिकॉर्ड, क्या जो आजकल अपन ये सब गैजेट वगैरह पहन रहे हैं, ये सब कर रहे हैं, सारा डेटा। हेल्थ एंड फिटनेस क्या होता है, कितना आप सोफे पे बैठते हैं, कितना सीढ़ियाँ चढ़ते हैं, कितना दौड़ते हैं, कितना रन करते हैं, और बेस्ड ऑन योर एज दे कैन मैप इट टू योर फिटनेस ऑल्सो। तो आपकी 2 साल 4 साल बाद घंटी बजे आपके घर की, और कोई बोले भाई साहब ये दवाई खा लो, शाम को बुखार आने वाला है, तो खा लेना, क्योंकि फेसबुक बेचारा यही कर रहा है। एंड वेब ब्राउजिंग हिस्ट्री, इंटरनेट पे आपने कब क्या देखा, कितनी बार देखा, ये जो डेटा है ये अकेला फेसबुक नहीं ले रहा, ये हर एक एप्लीकेशन ले रही है जो आपके फ़ोन में कुछ ना कुछ, क्योंकि इस दुनिया में कुछ भी फ्री नहीं है। गूगल इससे ज़्यादा डेटा लेता है, जो मैं आपको बार बार समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। सो आपको यदि पता है कि डेटा जा रहा है तो आप सेफ हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि यूज़ मत करो, मैं भी कर रहा हूँ, मैं सारी एप्लीकेशन यूज़ करता हूँ, और यदि 4 नहीं आ जाए मैं वो भी यूज़ कर लेता हूँ। ये मिल गया इसमें भी। सवाल ये है कि मैं आपको कभी भी किसी भी चीज़ को रोकने के लिए नहीं कहूँगा। डोंट गेट इनटू दैट कि नहीं इसको रोक, क्योंकि आप रोक सकती नहीं। आप कहोगे मैं फलानी एप्लीकेशन यूज़ नहीं करता, तो दूसरी एप्लीकेशन जाएगा डेटा। डेटा तो जा ही रहा है ना, और तो फिर बचे कैसे, और ये आपके अगेंस्ट कैसे यूज होता है? सवाल ये है कि जब आपको क्रिमिनल का कॉल आया, उससे पहले क्रिमिनल को आपके बारे में सब पता था, और वो जो इन्फॉर्मेशन है उस तक पहुंचती कैसे? वो इन्फॉर्मेशन एक ऐप के थ्रू भी पहुंच सकती है, वो इन्फॉर्मेशन एक लिंक क्लिक करके भी पहुंच सकती है, वो इन्फॉर्मेशन सर्वर से हैक होकर भी पहुंच सकती है, वो इन्फॉर्मेशन आपसे कोई गलती करा के भी ली जा सकती है, और भी 5-6 तरीके हैं। एक मिनट, जो फेसबुक ने अभी अपना डेटा लिया, ये तो डेटा फेसबुक के पास है ना, हैकर के पास कैसे पहुंचा ये? जो पासवर्ड बैंक का हैकर के पास पहुंचा, वो तो बैंक के पास था, हैकर के पास कैसे पहुंचा? तो आप कहना चाह रहे हैं फेसबुक के अंदर भी सेंधमारी हो गई? नहीं, तो फेसबुक पे ऐड आते हैं, हाँ, किस बेस पे आते हैं? आपकी चॉइसेस, आपकी सर्च हिस्ट्री, आपकी प्रोफाइलिंग के बेस पर। प्रोफाइलिंग, हाँ। आपको क्या पता है कि ऐड सच्चा है, मतलब ये बंदा जो बोल रहा है ऑथेंटिक है, कंपनी ऑथेंटिक है, ये क्रिमिनल नहीं हो सकता? मैं एक फ्रॉड कंपनी खोलता हूँ और मैं फेसबुक में ऐड चलाता हूँ, वो आपकी चॉइसेस के बेस पे आ रहा है। आपने अभी बात की थी कि मुझे स्पेन घूमना चाहिए या कुछ, स्पेन 4 बार बोला, आपको स्पेन का टिकट ऑफर होने लगा और आपने बुक कर लिया, तो लुट गए ना आप। क्योंकि आपको लगा कि यार आपकी आवाज़ के बेस पे आया है, बट जो ऐड देने वाला है वो ऑथेंटिक नहीं है ना। Facebook is not verifying the credentials of every company those are giving advertisement. Google is not verifying the credentials of every company those are giving advertisement. आप गूगल पे सर्च करते हो मुझे हेलीकॉप्टर बुक करना है, नहीं, मेरा बेसिक सवाल अभी भी वहीं खड़ा है। ये जो जानकारी है कि फेसबुक ने मेरी प्रोफाइल से मेरी प्रोफाइलिंग की, जो आजकल बहुत कॉमन हो गया है कि आपकी सर्च हिस्ट्री, यूट्यूब भी इसी तरह से काम कर रहा है, एल्गो बेस्ड हो गया है ये सब काम। तो ये एल्गो का एक्सेस, ये जो फर्जी कंपनी जिसने स्पेन की कंपनी बनाई होगी, उसके पास फेसबुक के एल्गो का एक्सेस कैसे हुआ? ऑथेंटिक है वो, तो मैं तो ले ही सकता हूँ ना। फेसबुक में ऐड दिखाना मेरे लिए कोई इलीगल है क्या? मैं तो लीगली दिखा रहा हूँ ना। तो मैं मतलब व्यक्ति विशेष के बारे में तो जानकारी नहीं मांग सकता ना फेसबुक से? प्रोफाइलिंग कर सकता हूँ कि मुझे इस लोगों को ऐड दिखाना है जिन्होंने ऐसी बातें की। वो तो टारगेटेड एडवर्टाइजमेंट आता है ना आपको। आता है, टारगेटेड ही आ रहा है, मैं रैंडम तो दिखा नहीं रहा। तो चांसेस दैट यू विल बी ट्रैप्ड इज वेरी हाई। आप गूगल पे सर्च करते हो, अभी आप चले जाओ केदारनाथ, फाटा पे लाइन लगी होगी लोगों की जिन्होंने हेलीकॉप्टर बुक किया था, और वो कंपनी कह रही कि नहीं साहब ये तो फर्जी लिंक था, ये पैसे कहाँ दे दिए, तो हमारी वेबसाइट ही नहीं है। अभी आप ऋषिकेश चले जाओ, जितने रिसोर्ट हैं हर जगह सुबह से शाम तक 10 लोग ऐसे आ रहे होंगे जो सामने तो पैसे दे दिए, 4-4 दिन का पेमेंट कर दिया। कह रहे तो कहाँ कर दिया पेमेंट? क्यों हुआ ये सब फ्रॉड? दिलजीत दोसांझ का शो था, लाइन लगी हुई थी बाहर कि हमने तो टिकट का पेमेंट किया, कह रहे हैं आपका तो टिकट ही इनवैलिड है। क्यों भाई? क्योंकि आपने गूगल पे सर्च किया था और गूगल ने आपको 4 लिंक दिखाई ऊपर कि ये हेलीकॉप्टर बुकिंग की वेबसाइट है, आपने उस पर पेमेंट कर दिया है। अब वो वेबसाइट वो कंपनी की है ही नहीं। आपने लेमन ट्री का होटल बुक किया उड़ीसा में, वो तो है ही नहीं। आपने दिलजीत दोसांझ का शो टिकट ले लिया, पर वो तो ऑथेंटिक लिंक था ही नहीं। हाउ डू यू नो? वो तो गूगल ने दिखाया था ना। तो ये एक
इनहेरेंट वल्नरेबिलिटी है सिस्टम की, यू ट्रस्ट एवरीथिंग विच यू फाइंड ऑन गूगल और यू ट्रस्ट एवरीथिंग विच यू सी ऑन फेसबुक, यू ट्रस्ट एवरीथिंग विच यू सी ऑन इंस्टाग्राम। हमारा ब्रेन ऐसे काम करता है। मैं उधर पॉइंट आउट करना चाहता हूँ, समझ गया मैं। कि आपको ये पता होना है कि भैया ये जो दिख रहा है सामने, ये तो 80% 70% टाइम क्रिमिनल भी हो सकता है। और मैं आपको टूल बताऊंगा कि हाउ कैन यू डिफरेंशिएट, कि जब मैं कोई लिंक सर्च करूं या मुझे आपको एक लिंक आ जाता है कि आपका आरटीओ का चालान है और यहाँ पे कर दीजिए, तो आपको कैसे पता कि ये आरटीओ की ही वेबसाइट है कि नहीं है? या सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का नोटिस आ गया, आपको कैसे पता है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया क्या ही लिंक है? जैसे आजकल तो जो अपने पास टेक्स्ट मैसेजेस आते हैं उनके पीछे तो लिखा आता है G फॉर गवर्नमेंट, S फॉर सर्विस, P फॉर प्रमोशन। वो भी नहीं पता लोगों को, इतना भी लोगों को अवेयरनेस नहीं है। पर चलो वो लिख के भी मैं भेज सकता हूँ। अच्छा, आपको पता है कि मैं स्पूफ कर सकता हूँ, नंबर स्पूफ कर सकता हूँ, शॉर्ट कोड स्पूफ भी कर सकता हूँ। शॉर्ट कोड ये कॉलर आइडेंटिटी थेफ्ट करके एक वेलेबिलिटी है। मैं आप ही के नंबर से आप ही के लोगों को कॉल कर सकता हूँ, उनको आप ही का नंबर दिखाई देगा। मैं आप ही के नंबर से किसी को एसएमएस कर सकता हूँ, इसको बोलते हैं एसएमएस स्पूफिंग, कॉल स्पूफिंग एंड ईमेल स्पूफिंग। ईमेल से भी आपकी ईमेल से ईमेल भेज सकता हूँ। एक सज्जन है जो तिहाड़ में बंद है, वो ऑनरेबल होम मिनिस्टर के नंबर से कॉल करते थे। अभी डीजीपी यूपी के नंबर से कॉल जाते थे लोगों को, पकड़ा गया वो बंदा। तो हाउ डू यू नो दैट दिस इज एन ऑथेंटिक पर्सन? आप को उनकी आवाज में भी कॉल आ जाएगा, क्योंकि अब तो एआई हो गया है। सो जो इनहेरेंट वल्नरेबिलिटीज हैं सिस्टम की, वो आपको मजबूर कर देंगे कई बार गलती करने के लिए। आजकल हम लोग क्यूआर कोड से भरे हुए हैं। मैं आपसे मिलूं, विजिटिंग कार्ड क्यूआर कोड है, वाईफाई क्यूआर कोड, एडवर्टीजमेंट क्यूआर कोड, होटल का मेनू कार्ड क्यूआर कोड, शादी का कार्ड क्यूआर कोड, बर्थडे का कार्ड क्यूआर कोड, बोर्डिंग पास क्यूआर कोड। हम क्यूआर कोड में ही जी रहे हैं। मैं आपसे एक गलत क्यूआर कोड स्कैन करा लूँ तो आपको हैक कर सकता हूँ। तो एक जर्नलिस्ट आया मेरे पास, कहता है कि आप हज़ारों लोगों को हैक कर सकते हैं एक साथ। मैंने कहा हाँ। तो मैं उसको लेके गया एक इवेंट में, जहाँ पर क्यूआर कोड मैंने प्रिंट आउट निकाले, 4 ऊपर लिखा फ्री वाईफाई, और उससे कहा 2 इधर लगा दो, 2 इधर लगा दो। हॉल में एक 5 स्टार होटल में इवेंट था। जब मैंने सेशन ख़त्म किया अपना, नीचे निकल के लैपटॉप खोल के दिखाया तो 6 लोगों ने वो एप्लीकेशन इंस्टॉल कर ली थी। तो आप सोचिए कि एक 5 स्टार होटल में 6 लोग फ्री वाईफाई के चक्कर में एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लिए। तो कुंभ में लगा दूंगा तो क्या होगा? या किसी ऐसी गैदरिंग में लगा दूं जहाँ पर हज़ारों लोग हैं, क्योंकि वहाँ तो नेटवर्क वैसे ही डाउन हो जाता है लोगों की भीड़ के कारण, तो उनको तो वाईफाई चाहिए। और एक बार आपने मेरी एप्लीकेशन इंस्टॉल की, मैं तो पैसे निकाल लूँगा पूरे। वो तो वायरस ही है। एपीके फ्रॉड क्या है? एपीके फाइल आती है, आप इंस्टॉल करते हो, आपके पैसे निकल जाते हैं। तो बेसिकली तो मैं एपीके ही इंस्टॉल करवा रहा हूँ ना आपसे। सो इट इज़ दैट ईजी। मुझे किसी को हैक करने के लिए बहुत रॉकेट साइंस सीखने की ज़रूरत नहीं है। ये जितने भी ये जामताड़ा स्टाइल हैकर हैं जो एपीके फाइल आपको भेज रहे हैं, वो कोई बीटेक ग्रेजुएट भी नहीं होंगे, बट दे कैन हैक, दे कैन स्टील मनी। तो क्यूआर कोड मूवी आर्मर से स्कैन करें, वो उसको सैंडबॉक्सिंग एनवायरनमेंट में ले जाएगा, वहाँ रन करके आपको बता देगा ये सेफ है अनसेफ है। और अनसेफ है तो क्यों? क्या ये डेटा चुरा रहा था, कोई ऑटोफिल डिटेल चुरा रहा था, आपका फ़ोन में कुछ इंस्टॉल कर रहा था प्लगइन, क्या नुकसान पहुंचा सकता है ये भी बताएगा। तो इसमें लिंक स्कैन जब आप करोगे तो ये 16 डिफरेंट ब्राउज़र में उसको स्कैन करके देखता है विद एआई, और आपको इन्फॉर्मेशन देगा कि कितनी पुरानी है ये जो वेबसाइट है, ये 4 दिन पुरानी है, 4 हफ्ते पुरानी है, 4 साल पुरानी, कहाँ होस्टेड है ये, चाइना, टर्की, पाकिस्तान। तो जब ये इतनी ही यूजफुल चीज़ है तो सरकार क्यों नहीं कर लेती कुछ ऐसा? मतलब सरकार कर रही है रिकमेंड, आपकी एमएचए ने भी रिकमेंड किया, आपने पंजाब पुलिस ने भी, हर जगह रिकमेंडेशन हो रही है। मूवी आर्मर इज रिकमेंडेड बाय मेनी पुलिस डिपार्टमेंट्स। अच्छा, नहीं मतलब इस तरह की जो चीज़ें जब सरकार को पता है कि ऐसी फेक चीज़ें आती हैं, तो भारत सरकार क्यों नहीं बना लेती ऐसी कोई ऐप? या फिर भारत सरकार की भी ऐप्स हैं, जैसे संचार साथी ऐप है, वो अलग पावरफुल ऐप है। पहले इसको मैं थोड़ा सा कंक्लूड करूं, फिर मैं आता हूं। ये आपका सवाल का बड़ा अच्छा सवाल है, और बहुत सारी और भी ऐप है। पर ऐप बनाना और ऐप को सक्सेसफुल बना देना में बहुत बड़ी जर्नी होती है। ट्विटर की मिलती जुलती एक ऐप बनी, वो सस्टेन नहीं कर पाई। क्यों? कोई कारण रहा होगा ना। जब हमने भी ऐप बनाई ना, तो हमें 1-1.5 महीने
मुझे लगा था कि हमें 1 लाख डाउनलोड करने में करीब 1 साल लग जाएगा। तो मैंने कैपेसिटी अपने सर्वर की वैसी रखी थी। फिर मैंने एक पॉडकास्ट में से बोल दिया। अगले हफ्ते से मुझे कॉल आया मेरी टीम का कि सर्वर क्रैश हो गया। क्यों? बोले हर दिन 15-20 हज़ार डाउनलोड हो रहा है। मैंने क्या बात कर रहे हो? हमें उस महीने SMS का बिल आया है 9.5 लाख, जो OTPs भेजने के लिए पेमेंट हमें करना होता है ना, क्योंकि इंटरनेशनल SMS भी थे। 9.5 लाख पेमेंट किया। हमने कहा यार इसको रोको यार, बंद करो इसको, हम तो लूट जाएंगे, OTP के बिल नहीं दे पाएंगे। हमने बंद कर दिया तो परफॉर्मेंस गिर गई, वो रेटिंग नीचे गिरना शुरू हुई, लोगों ने कंप्लेन करना शुरू की। हमें उसको स्टेबलाइज करने में 1 साल लगा है। मैं जो बताना चाह रहा हूँ, जब हमने जान, पैसा, टाइम सब लगा दिया, ऐसे वाला ऑपरेशन हर कोई उतना नहीं करता। और बहुत सारे अलग अलग कंप्लेन आई, कभी ऐसी वैसी, मतलब यू हैव टू स्टेबलाइज दैट प्रोडक्ट टू दैट लेवल दैट विल वर्क इन एवरी सिचुएशन, ऑन एवरी फोन, इन एवरी एनवायरमेंटल कंडीशन इज अ बिग जर्नी। तो इसलिए कई सारी ऐप्स आती हैं, वो कई बार काम कर रही हैं, कई बार नहीं कर रही हैं, कई बार फेल हो रहे हैं, क्योंकि उसके पीछे मैंडेट वैसा नहीं है। नहीं, भारत सरकार जब खुद अपनी तरफ से 938 करोड़ रुपए का इस साल बजट रखी है साइबर क्राइम्स को रोकने के लिए, तो उन्हें नहीं लगता होगा कि एक ऐसी ऐप जो आप बता रहे हो, ऐसी ऐप वो खुद बनवाएं? क्योंकि जब भारत सरकार भीम ऐप बनवा सकती है, NPCI के लिए काम कर सकती है, IRCTC चला तो सकती है। भारत सरकार ने ऐप बनाई। भारत सरकार की ऐप है संचार साथी। 2 प्रॉब्लम होती हैं जब भारत सरकार कोई ऐप लॉन्च करती है ना, तो लोगों के मन में एक खटका रहता है कि यार सरकारी है और सर्वेलेंस तो नहीं होगी, ये होता है। संचार साथी ऐप आई, ब्यूटीफुल ऐप, उसमें इतने पावरफुल फीचर्स हैं, लेकिन उसके बाद 4 दिन टीवी पर डिबेट चली कि संचार साथी तो सुन रही है, और उसने तो कैमरे का परमिशन ले लिया, और उसने तो कॉन्टैक्ट लिस्ट का भी ले लिया, और ये भी कर रही है। चला ड्रामा। फिर क्लैरिफिकेशन देना पड़ा IT मिनिस्टर को कि नहीं नहीं हम नहीं कर रहे हैं, आपको चॉइस है, आप करना चाहो करो, नहीं करना। यही प्रॉब्लम है। यदि हर चीज़ सरकार करेगी तो स्केल नहीं होगा। इसके पीछे एक बड़ा कारण ये भी है कि लोगों का सरकार पे विश्वास कम और प्राइवेट पे विश्वास ज़्यादा है। वही वाली बात है कि आज फेसबुक हमसे परमिशन मांगता है, हम दे देते हैं, लेकिन आधार में मांग लिया जाए तो हम सरकार पे डाउट। आरोग्य सेतु को डाउनलोड कराने के लिए सरकार ने मैंडेटरी कर दिया था कि हम बिल्डिंग में घुसने नहीं देंगे, एयरपोर्ट में घुसने नहीं देंगे, तब जाके लोगों ने डाउनलोड किया। स्वेच्छा से किया किसी ने, और तब भी जाके 10 करोड़ से ज़्यादा डाउनलोड नहीं होंगे। तो ये चैलेंज है ना, जबकि यही चीज़ यदि प्राइवेट बॉडी करती तो हो जाता। खुद से करते। सो हर चीज़ के अपने बेनिफिट्स हैं। जबकि संचार साथी का भी मैं क्लियर कर दूं कि वो कोई डेटा कलेक्ट नहीं करती है, पर उसके खिलाफ माहौल बनाना आसान। हाँ, ठीक बात है, सरकार को क्रिटिसाइज करने के लिए। चलिए, एनीवे सर, जो आपने जानकारी दी, अभी वेबसाइट के बारे में बताया, व्हाट्सएप के बारे में बताया, आजकल AI के चलते वॉइस क्लोनिंग और डीप फेक, ये बहुत बड़ी मतलब घटना बन चुके हैं। इनको पहचानने का कोई आपके पास मतलब रामबाण तरीका है कि ये वॉइस क्लोनिंग हो रही है या ये डीप फेक है? क्योंकि बहुत से लोगों में एक बड़ा सवाल ये रहता है कि सर कल को आप ही की फ़ोटो मॉर्फ्ड करके अश्लील तरीके से प्रेजेंट करके आपके घर वालों को भेजी जाए, और भेज करके फिर आपको ही समाज में एक्सपो करने के लिए कि भाई आपको हमने दुनिया के सामने खोल दिया है, आप इस तरह से हैं, ये हैं, वो हैं, और आपके साथ में फिर ब्लैकमेलिंग की जाए। इस पूरे एक्सपोज कल्चर के बीच में आप ब्लैकमेल का शिकार बन जाते हैं। तो इसको पहचानने का कोई तरीका है कि घर वाले भी पहचान पाए कि नहीं, यदि आपने पहचान भी लिया तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। मैं कहता हूँ कि ये फेक है, सॉल्व हो जाएगी। प्रॉब्लम ये है ही नहीं कि हम पहचान पा रहे हैं या नहीं पहचान पा रहे हैं। प्रॉब्लम तो उसी समय खड़ी हो गई जब किसी ने क्लोन करके भेज दिया। हमें पता है कि ये सारे AI वीडियोस चल रहे हैं, आधे पॉलिटिकल, जो आज हमारे बहुत सारे खुद के मतलब वीडियोस ऐसे YouTube पर अवेलेबल हैं जिसमें हमारी चेहरे बनाए हुए हैं। तो अब आप कह भी रहे हो कि ये फेक है, तब भी मजे लेने वाला तो मजे लेगा, और जिसको फर्क पड़ता है उसको तब भी फर्क पड़ेगा। तो हमें प्रॉब्लम को सही तरीके से डिफाइन करना पड़ेगा। प्रॉब्लम ये नहीं है कि हम उसको मतलब सेग्रीगेट कर पा रहे हैं, उसके लिए टूल है। जैसे मैं एक टूल बता देता हूँ, deepware.ai करके है, scanner.deepware.ai। इस पर आप कोई भी YouTube वीडियो या इमेज एनालिसिस करके देख सकते हो कि वो AI जनरेटेड है कि नहीं। ऑडियो भी देख सकते हो, वो आपको क्लियर बता देगा। 4-5 एल्गोरिथम से स्कैन करेगा और कंक्लूड करेगा कि ये तो 90% AI है, इसमें तो 80% AI है। वो है टूल, बहुत सारे लोग यूज़ कर रहे हैं। ऐसे बहुत सारे टूल हैं। सेंटिनल करके एक टूल है माइक्रोसॉफ्ट का, बहुत सारे और भी टूल हैं। टूल्स की कमी नहीं है। सवाल ये है कि हमने पता भी कर लिया तो क्या।
मेरे पास जब किसी लड़की का फ़ोन आता है यूनिवर्सिटी से कि सर मेरे एआई वीडियो बना लिया ऑब्सीन और घूम रहा है, सर्कुलेट हो रहा है, मैं तो सुसाइड कर लूँगी, मैं बहुत प्रेशर में हूँ, डिप्रेशन में आ गई, तो मेरा उसका पहला रिएक्शन होता है कि मैं ये टूल देता हूँ, मेरे भी 2-4 ऐसे ही वीडियो बना देना सेम और वायरल करो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। प्रॉब्लम टेक्नोलॉजी की नहीं है, प्रॉब्लम सोसाइटी की है। आज की डेट में यदि कोई आपका एक एआई वीडियो बना के परसेप्शन बनाना चाह रहा है और हम उसको मजे ले रहे हैं, तो प्रॉब्लम सोसाइटी की है, क्योंकि हम इसको 100% तो कभी रोक ही नहीं पाएंगे। डिटेक्ट कर लेंगे पर रोक तो नहीं पाएंगे ना, वो तो फिर बनाएगा और एक्यूरेट बनाएगा, अभी और एफिशिएंट बनेगा, फिर तो ऐसे बन जाएंगे कि इतना रियलिस्टिक क्या टूल से भी ना सिर्फ डिफरेंशिएट कर पाएंगे। अभी एआई समिट में प्रधानमंत्री ने खुद ने इस बात को रेज किया था, मतलब कि ये बड़ी मुद्दा था कि देश के अंदर डीप फेक, एआई क्लोनिंग, ऐसी चीज़ें बन रही हैं जो एआई का गलत तरीके से इस्तेमाल तरफ ले जा रही हैं। देखिए, इसका जो गवर्नमेंट की साइड से सोल्यूशन हो सकता है वो ये कि दे शुड ब्रिंग अ एआई फ्रेमवर्क, कि जितने भी एआई टूल्स आ रहे हैं उनको रेगुलेट किया जाए कि जब भी कोई उसको यूज़ करे वॉइस क्लोनिंग के लिए या फेस क्लोनिंग के लिए या वीडियो बनाने के लिए, उसका डेटा रिकॉर्ड हो विद केवाईसी, कौन बंदा था, क्या किया इसने, किसका फेस बनाया, कितने वीडियो बनाए, और कल के दिन उसका मिसयूज़ होता है तो उसको सजाओ, क्योंकि आपने सबके लॉग मेंटेन किए हुए हैं। बिना किसी लॉग के कोई सर्विस आप दो ही ना, पहला तो ये मैंडेटरी कर दिया, दूसरा सज़ा कितनी हो वो भी क्रिटिकल क्लैरिफाई कर दो, क्योंकि यदि ऐसी सज़ा दे रहे हो कि अगले दिन बेल मिल जाएगी तो कोई, हमारे यहाँ आधे लॉ जिसमें 7 साल से कम उम्र की सज़ा है उसमें बंदे को हफ्ते भर 2 हफ्ते में बेल मिल जाती है, तो वो डरते नहीं है, वो कहते हैं वो बेल मिल जाएगी तो फिर करेंगे। तो हमें ये समझना होगा कि हमारी सोसाइटी में यदि किसी का चरित्र हनन होता है तो इट्स लाइक ए मर्डर, इट्स लाइक अटेम्प्ट टू मर्डर। तो यदि उसको उतनी सज़ा नहीं दे रहे हो आप तो फिर वो रुकेगा नहीं। भाई मेरे पास तो इम्पैक्ट उतना हो गया ना, आपने मेरा एक झूठा वीडियो बना के वायरल कर दिया, मेरा तो आपने ज़िंदगी भर की रेपुटेशन स्टेक पर कर दी। जो मेहनत से मैंने कमाई, मैंने कभी कोई गलत काम नहीं किया और उसको बचा के रखा अपनी इमेज को, वो आपने सेंटर कर दिया, लोग मजे ले रहे हैं। तो मेरे लिए तो जो नुकसान हुआ है इट्स लाइक somebody has killed me. I may not be able to bring to that level again. तो फिर सजा भी उतनी होनी चाहिए, तब तो रुकेगा वो, नहीं तो डिटरेंट करने वाला रुकेगा। समाज में जो सबसे करीबी लोग होते हैं ना, जिनको विश्वास दिलाने की ज़रूरत है कि ये सच नहीं है, वो घर के ही लोग होते हैं, जो आपके बहुत करीबी हैं, जिनको सबसे पहले असर पड़ता है। असल में आदमी समाज के सामने बाद में जाता है, सबसे पहले तो घर वालों के सामने होता है, और घर वालों का ट्रस्ट ब्रीच करना मतलब आदमी को तोड़ देना। सर मेरे पास केसेस आए हुए हैं जिसमें घर वालों को पता था कि ये सच नहीं है, झूठा वीडियो है, और लड़की ने सुसाइड किया, और लड़की को भी पता था कि झूठा वीडियो। फिर क्यों प्रेशर था? क्योंकि समाज उसके बावजूद आपको वैसे जज करता। जब आप बाहर जाते हो, जब आप यू नो इट एंड यू आर स्ट्रगलिंग, आपको पता है कि जब लोन ऐप्स के कारण सुसाइड क्यों हुए। भोपाल में एक पूरी फैमिली ने सुसाइड किया। ये लोन ऐप्स का भी बहुत तगड़ा फर्जीवाड़ा। अब आप इसमें देखिए कि नहीं, ये लिंक्ड है दोनों आपस में, क्योंकि वो उसमें क्या था, वो आपकी पिक्चर ले ली और कॉन्टेक्ट लेस ले ली, आपकी पिक्चर से मोर पिक्चर्स बना रहे हैं, नेकेड पिक्चर्स आपके हस्बैंड वाइफ और बच्चों की, और आप ही के रिलेटिव रिश्तेदारों को गाली गलौज के संग भेज रहे हैं। कैन दिस बिकम सच ए क्रूशियल थिंग दैट फैमिली कैन कमिट सुसाइड फॉर ए 15,000 रुपीज ऑफ लोन? ये हुआ है सर इस देश में। तो आप समझने की कोशिश कीजिए कि हमारे यहाँ इमेज को लेकर कितना बड़ा इशू है। एक मेरी काम वाली, सेम यही लोन ऐप वाली कहानी उनके साथ हुई, और उन्होंने कहा कि भैया मुझे इस तरह से मैसेजेस में मेरी ही पिक्चर्स भेज करके पैसे मांगे जा रहे हैं। मतलब लोन ऐप्स पहले तो 15,000 वाले जो लोन वाले लोग हैं वो बहुत ही हैंड टू माउथ लोग हैं, जिनको पैसे की ज़रूरत है, और अर्जेंसी में उन्हें किसी ने कहा कि ऐसे ऐसे कर लो। उन्हें नहीं पता था कि पिक्चर का एक्सेस देने में इतना कुछ हो जाएगा, उन्हें नहीं पता था कॉन्टैक्ट एक्सेस करने में, तो उधर से पिक्चर उठाई, कॉन्टैक्ट्स तक भेजी, और आज उन्हीं की बेइज्जती करी जा रही है। तो ये वाकई में मतलब एक बड़ा फ्रॉड है, इसको कैसे रोका जाए सर? देखिए, फ्रॉड रोकने के लिए सरकार ने बहुत कदम उठाए। पहला, उन्होंने लोन ऐप्स प्ले स्टोर पर बैन कर दी, तो अभी लोन ऐप्स प्ले स्टोर से आती नहीं है, सिर्फ वही आ सकती हैं जो लाइसेंस RBI। लेकिन फिर क्या करते हैं लोग, टेलीग्राम चैनल के थ्रू, व्हाट्सएप चैनल के थ्रू, APK फाइल के थ्रू लोन ऐप्स प्रमोट कर देते हैं, जैसे बैटिंग ऐप होती है। अब लोगों को पता ही नहीं है कि जरूरत ये तो वायरस ही है, ये तो 500 रुपये के चक्कर में वो APK फाइल भी इंस्टॉल कर लेता है।
सो उधर तो अवेयरनेस ही रोक पाएगी। यहाँ से जो हो सकता था वो तो किया गया है, लेकिन जैसे मैंने पबजी बैन हो गया, ठीक है, लोग पबजी तो आज भी यूज़ कर रहे हैं, वो VPN इस्तेमाल करके करते हैं। अब जो किसी भी चीज़ को बैन किया है सरकार ने, तो इसीलिए कहना कि आपका कोई नुकसान हो रहा है, पर आप तैयार ही नहीं उस चीज़ को एक्सेप्ट करने, तो फिर कैसे रोका जा सकता? सो द प्रॉब्लम इज दैट पीपल आर डेलिबरेटली टेकिंग दैट रिस्क व्हेन दे नो, जैसे कि म्यूल अकाउंट्स का है। मेरे पास सर वो गलती, बड़े बड़े बिजनेसमैन के कॉल आ रहे हैं, सर मैंने गलती कर दी, बड़े बिजनेसमैन मतलब है कि जिसका 4-5 करोड़ का भी रेवेन्यू है, और वो मुझे सर वो पता नहीं, मुझे कॉल आया कि वो टैक्स सेविंग के लिए कुछ आप अकाउंट दे दीजिए, तो मैंने दे दिया, तो उसने कुछ पैसा वैसा घुमाया सर, और मुझे वो 2% दे रहा था या 3% दे रहा था, तो मैंने दे दिया। अब उसमें सर वो मेरे ऊपर नोटिस आ गया, सर मेरी तो कोई गलती नहीं है। गलती कैसी नहीं है? तुमने अपना बैंक अकाउंट कैसे दे दिया किसी को पैसे ट्रांसफर करने के लिए? सारा पैसा उसी का है, आपका कोई नहीं, आपने ब्लैंक बैंक अकाउंट दे दिया, 0 बैलेंस का, उसने 3 करोड़ घुमा के इधर से उधर निकाल दिया और आपको 3% दे दिया। आपको ये बोला गया कि वो टैक्स सेविंग के लिए कर रहे हैं, पर एक्चुअली तो बैटिंग का पैसा, वो तो किसी के डिजिटल रिस्क का पैसा, वो तो किसी के एक्सटॉर्शन का पैसा। अकाउंट आपका है, लपेटे में तो आप आएंगे। तो आप जानबूझ के करेंगे, पंगे ले रहे हैं ना। यदि हम इतनी अवेयरनेस फैला दें कि इस दुनिया में कुछ भी फ्री नहीं है। मुझे अभी फेसबुक से ईमेल आती है, उसमें लिखा होता है यू आर इनवाइटेड टू ज्वाइन लाइफ टाइम फ्री ब्लू टिक बैच, एंड उसके आगे एक लिंक होता है। तो मुझे जैसी ऐसी कोई मेल आती है ना कि यू आर इनवाइटेड टू ज्वाइन लाइफ टाइम फ्री, जैसी फ्री आता है ना, तो मुझे जिंदगी में कुछ फ्री मिला नहीं है, तो मेरे तो कान खड़े हो जाते हैं कि फ्री कैसे दे रहा कोई, कुछ नहीं हो सकता। तो आप नॉर्मली एक आदमी क्या देखेगा कि भाई मुझे लाइफ टाइम फ्री ब्लू टिक बैच मिल रहा है, नीचे लिंक है, क्लिक करेंगे तो ब्लू टिक मुझे मिल जाएगा। तो मैं देखा ये मेल आ कहाँ से रही है, तो मैंने देखा तो फेसबुक से ही आ रही है, business.facebook.com, वहीं से आ रही है। तो आम आदमी यही चेक करेगा कि फेसबुक से आ रही है, ट्रस्ट कर लेगा क्लिक करके, और उसका फेसबुक हैक हो जाएगा। फिर मैंने हेडर चेक किया इसका कि फेसबुक से आ रही तो कैसे आ रही है। सो हेडर एनालिसिस कर सकते हैं आप, उसका ईमेल का हेडर निकालो, ChatGPT को दे दो, उसको बोलो प्लीज एनालाइज दिस हेडर टू चेक द स्पूफिंग पॉसिबिलिटीज एंड ऑल्सो लेट मी नो द IP एड्रेस ऑफ द सोर्स। तो बता देगा कि ऑथेंटिक ईमेल है, बिल्कुल ओरिजिनल सर्वर से भेजी गई है, एडिट भी नहीं हुई है, डीमार्क कंप्लायंस है, सब बता देगा, IP भी दे देगा, मतलब ये फेसबुक से ही आई है। अब कैसे आ रही है, और ये है फिशिंग ईमेल, तो आप गैस कर सकते हैं क्यों आई। मैं बता रहा हूँ लोगों को जिससे फेसबुक हैक होने से बचेगा उनका। एक्चुअली जैसा कि हमने स्टार्टिंग में डिस्कशन कर रहे हैं कि फेसबुक का एक फीचर है, फेसबुक का फीचर है कि यदि मैंने एक फेसबुक पेज बनाया और मैं आपको एज ए कोलैबोरेटर इनवाइट करना चाहता हूँ, तो मैं आपका ईमेल आईडी वहाँ मेंशन करूंगा, तो आपको एक ईमेल आती है कि यू आर इनवाइटेड टू ज्वाइन दिस फेसबुक पेज, करेक्ट। आप क्लिक करोगे तो उस फेसबुक पेज में एज ए कोलैबोरेटर ज्वाइन कर जाते हैं, ठीक है। अब क्रिमिनल क्या करता है, एक फेसबुक पेज क्रिएट करता है और उस पेज का नाम रखता है लाइफ टाइम फ्री ब्लू टिक बैच, और उसमें आपका ईमेल आईडी डाल के आपको एज ए कोलैबोरेटर रिक्वेस्ट भेजता है। तो आपको ईमेल क्या आती है, यू आर इनवाइटेड टू ज्वाइन लाइफ टाइम फ्री ब्लू टिक बैच, जो कि पेज का नाम है, पर आपके दिमाग में क्या आ रहा है कि ये तो लाइफ टाइम फ्री ब्लू टिक है, और फिर यू आर रेडी टू डू एनीथिंग। इसमें कोई हैकिंग टेक्निक यूज हुई है? नहीं, हैकर ने स्मार्टनेस दिखाई है। स्मार्टनेस ही दिखाते हैं सर, वो चाहे वो जीमेल वाला हो, चाहे व्हाट्सएप वाला हो, चाहिए। मैं आपको ऐसे 50 तरीके बताऊं तो जहां पर सिर्फ सिंपल फीचर मिसयूज, और आपको कि यार ये तो मैं भी कर सकता हूँ, कर ही सकते, हर कोई कर रहा है, तभी हैक हो रहा है। बड़े बड़े फेसबुक उड़ जाते हैं, नेताओं के उड़ जाते हैं, फिर मुझे कॉल आते हैं कि सर रिकवर कराइए, पर जब मैं रूट कॉज निकालता हूँ उड़ा कैसे, तो आपको सिर्फ एक लिंक भेज के मैं आपका इतना डेटा कलेक्ट कर सकता हूँ, और यदि आपको चेक करना है तो आप चेक कर सकते हैं। एक लिंक है, उसका नाम है privacy.net/analyzer, privacy.net/analyzer, ANALYZER, या ब्राउज़र पे खोल लें, मोबाइल के या लैपटॉप के, और उसमें जैसे आप पेज खोलेंगे तो उसमें स्टार्ट टेस्ट करके बटन आएगा, उसको क्लिक करेंगे तो आपका कुछ डेटा चुरा के सामने दिखा देगा। इस डेटा को कलेक्ट करने के लिए उसको आपसे कोई परमिशन भी नहीं चाहिए। ये कोई भी लिंक जो आप सुबह से शाम तक क्लिक कर रहे हैं, दे ऑल नो दिस अबाउट यू। वो डेटा देखना आप एक बार, वो होगा आपकी लोकेशन एग्जैक्ट, आपकी IP एड्रेस, आपका डिवाइस टाइप कि आपका एंड्रॉयड है, आईफोन है, एंड्रॉयड है तो कौन सा फ़ोन है, आपका सिम कौन सा है, वोडाफोन है, रिलायंस है, क्या है,
आपका ब्राउज़र का वर्जन क्या है, आपका ब्राउज़र कौन सा है, आपका रेजोल्यूशन कौन सा है, आपकी बैटरी का स्टेटस क्या है। ये इन्फॉर्मेशन तो उसने एक टक में निकल जाता है। फिर आप आगे जाएंगे तो ऑटो फिल डिटेल, आपके ऑटो फिल समझते हैं आप, बैंक अकाउंट डिटेल, पासवर्ड, आधार कार्ड, सब कुछ वो सब चुरा सकता है। फिर आगे जाएंगे आपके तो आपने ब्राउज़र में लॉगिन क्या क्या कर रखा है वो निकाल सकता है। फिर आपके ब्राउज़र की वल्नरेबिलिटीज निकाल सकता है। फाइनली को ये वाला लिंक क्लिक करना भी है। हाँ, करके देखें, क्योंकि टेस्टिंग के लिए ही है। बिकॉज जब वो टेस्ट करके देखेंगे ना तो आगे सेफ रहेंगे। एक तो ना समझ में आ जाएगा कि यार इसका मतलब है कि मैं जो भी लिंक क्लिक कर रहा हूँ सबको ये पता है, मैं इतना वल्नरेबल हूँ। हाँ, ये पता होना जरूरी है ना। यदि आपको, मैं बार बार क्या कह रहा हूँ, यदि आपको पता है तो फिर आप सेफ हैं। फिर आपकी साइकोलॉजी के संग कोई खेल नहीं सकता है। और नहीं पता तो फिर अरे मेरा बैटरी स्टेटस कैसे पता इसको, ओह मेरा फोन हैक हो गया, अरे सर घबरा गए। मैं इतनी बात में घबरा दूंगा आपको। मैं आपको एक लिंक भेजता हूँ फेसबुक पर, इज दिस यू इन दिस वीडियो, इज दिस योर वाइफ इन दिस वीडियो, आप क्लिक करें, इज दिस योर डॉटर इन दिस वीडियो, आप करोगे क्लिक। हुक बड़ा है। जैसे ही कि आपने क्लिक किया मुझे आपकी डिटेल आ गए, और बैटरी तो इतनी चार्ज है भाई, यार ये रिलायंस का सिम यूज करते हो, कुछ भी कहानी गढ़ के मैं आपको गलतियां करा दूं, विच इज अवेलेबल विद एवरी लिंक दैट यू क्लिक। रिस्क है, तो एक बार देख लोगे कुछ नहीं होना। फिर देखो आपने डरा तो बहुत सारा दिया है, अब थोड़ा सा लोगों को समाधान भी बता दो, लोग बहुत डर गए हैं। देखिए सबसे बड़ी चीज होती है कि यदि आपको प्रॉब्लम पता है ना तो सोल्यूशन आपको ऑलरेडी पता है। मैंने जितने भी प्रॉब्लम स्टेटमेंट दिए हैं, एवरीबडी इज इंटेलेक्ट इनफ, उनको पता है कि ना क्या नहीं करना है। प्रॉब्लम ही नहीं पता होती हमें। यदि आपको पता है कि जीमेल लॉगिन करके ऐसा हो जाएगा तो जीमेल लॉगिन नहीं करना है। यदि आपको पता है कि फ़ोन आपने यहाँ छोड़ दिया है और आप 2 मिनट के लिए वॉशरूम गए और मुझे आपका व्हाट्सएप हैक करना है और मैं OTP मंगाऊंगा तो वो स्क्रीन पर फ्लैश करता है, तो मैं OTP देख के व्हाट्सएप कॉन्फ़िगर कर लूँगा। तो आपको पता है क्या नहीं करना है, तो आप सेटिंग्स में जाएं, वहाँ पर एक ऑप्शन है कि लॉक मोड में SMS फ्लैश ना हो। यदि फ़ोन लॉक है तो SMS ऊपर ना दिखे, वो सेटिंग कर लें। अब आपने वो फ़ोन छोड़ दिया, वो सेटिंग भी कर ली, फिर वॉशरूम चले गए, तो मैं OTP कॉल पे मंगाऊंगा। कॉल तो उठ जाता है लॉक पे, क्योंकि OTP तो कॉल पे भी आते हैं और लॉक मोड में कॉल उठ जाता है, मैं OTP अभी भी ले लूँगा। तो फिर क्या करें, फ़ोन छोड़ के ही नहीं जाना है। मैं कितनी सेटिंग कराऊंगा आपको, आप यहाँ गलत सवाल पूछ रहे हो मेरे से कि सेटिंग बता दो। ये मैंने ये एग्जाम्पल इसलिए दिया आपको कि इफ यू आर एक्सपेक्टिंग मी टू गिव यू, मैं आई कैन गिव यू 10 सेटिंग्स, बट विल दैट हेल्प, बिकॉज कल 11वीं हो जाएगी। प्रॉब्लम पता है आपको तो सोल्यूशन पता है आपको। अब आपका फोन नहीं रहा है, अब ये वॉलेट है, आप वॉलेट छोड़ के जाओगे तो बता दो मुझे। तो वॉलेट तो आप साथ में लेके जा रहे हो और फोन ऐसे छोड़, कैसी चीज को जा रहे हो, सिम स्वैपिंग कर ले, कोई सिम बदल दे, कुछ भी कर सकता है। तो उसके लिए क्या करें, आप ई सिम इस्तेमाल करो। ई सिम पता होना बहुत जरूरी है। ई सिम इज ए QR कोड। आईफोन वालों को तो पता है, एंड्रॉयड वाले कई बार नहीं पता होता उन लोगों को, पर अवेलेबल अब एंड्रॉयड पे भी है। आप उसको अपने फिजिकल सिम कार्ड को QR कोड में बदल सकते हो ऑपरेटर के थ्रू। वो QR कोड आप फोन से स्कैन करोगे तो सॉफ्टवेयर सिम आपके फोन में आ जाता है। अब आपको फिजिकल सिम की जरूरत नहीं। यदि आपके फोन में सॉफ्टवेयर सिम है तो आप कोई सिम स्वैप नहीं कर सकता। जैसे वो फोन चोरी होकर पैसे निकलने वाला मामला था या सिम स्वैप होकर हैक करने वाला मामला, ये सारे अटैक वेक्टर काम नहीं करेंगे, तो ये कर लें। सो इफ यू नो, एक स्पिरिचुअल मैं हमेशा रेजोल्यूशन देता हूं हमेशा कि दुनिया में जितने भी रिलीजन है ना, उस टाइम और स्पेस में ट्रैवल करते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि आप गॉड से यहाँ नहीं मिल सकते, जब मर जाना तो मिल लेना, जब रेस्ट इन पीस का पत्थर लगेगा देन यू आर अलाउड टू मीट। इसका मतलब है कि नॉट नाउ, देन यू हैव टू ट्रैवल इन टाइम, करेक्ट। कुछ लोग कहते हैं यहाँ नहीं मिल सकते, वहाँ मिल लेना, ऊपर 7वां 8वां 9वां कोई माला है, सो यू हैव टू ट्रैवल इन स्पेस, तब जाके मिले ना। फिर आप पढ़ते हो क्वांटम फिजिक्स, फिर आप पढ़ते हो मांडुक उपनिषद, फिर आप पढ़ते हो छांदोग्य उपनिषद। ये कहते हैं कि टाइम और स्पेस तो होता नहीं, और यदि टाइम और स्पेस नहीं होता तो फिर हमारी यात्रा टाइम और स्पेस में नहीं हो सकती। तो फिर हमारी यात्रा है क्या? तो यदि आप भारतीय दर्शन को गौर से पढ़ेंगे तो वो कंक्लूड करता है कि हमारी यात्रा है नहीं जानने से लेकर जानने तक।
अभी मैं नहीं जानता हूँ और अब मैं जानता हूँ, और जैसे मैं जानता हूँ पर्दा गिरा, खेल खत्म, फिर थोड़ा ना काम करो, लोभ मोह अहंकार मुझे परेशान करेगा। अब तो मुझे पता है ना कि दुनिया इल्यूजन है। 200 करोड़ के लिए बैठा हूँ मैं रात में, मरने का कल का फुर्सत नहीं है। एक वीडियो वायरल हुआ एक लड़की का, उसको डिजिटल अरेस्ट का अटेम्प्ट हुआ, फर्जी पुलिस वाला बन के। उसने उसको 2 ऑप्शन दिए कि या तो फिजिकली अरेस्ट हो जाओ या डिजिटली अरेस्ट हो जाओ। तो लड़की ने कहा कि मुझे आप फिजिकली अरेस्ट कर लो। अब वो फर्जी पुलिस वाला इसके लिए तैयार नहीं था इस आंसर के लिए, तो वो घबरा गया। उसने कहा फिजिकली अरेस्ट कर लें? हाँ फिजिकली अरेस्ट कर लो। तो ठीक है हम फिजिकली अरेस्ट करने आ रहे हैं। उसने फर्जी सायरन बजाया, उसने तावड़े गाड़ी निकाल, फिजिकल अरेस्ट करने चलना है, बस निकल पड़ो, आज चले निकल पड़े, बस निकल रहे हैं, आ रहे हैं, फिजिकल अरेस्ट करेंगे। तो उस लड़की ने कहा कौन से रास्ते से आ रहे हो? बोले वो सुभाष चौक से आ रहे हैं। बोले अच्छा, उसके बगल में एक मोमो की दुकान है, 2 प्लेट मोमो भी लेते आना। यही अटैक वेक्टर साउथ एक्स में एक बैंक के वाइस चेयरमैन ने 22 करोड़ दिए। यही अटैक वेक्टर एक डॉक्टर दंपति वसंत कुछ 15 करोड़ दिए। यही अटैक वेक्टर एक सुप्रीम कोर्ट लॉयर फरीदाबाद 60 लाख दिए। और यही अटैक वेक्टर हंसी में उड़ा दिया। क्यों? पता था, यात्रा हो गई थी। पता है तो फिर कोई कुछ नहीं कर सकता। चलिए सर, बहुत ही अच्छी जानकारी आपने दी। ये जानने से और ना जानने से लेके जानने तक की जो यात्रा है, उम्मीद है आपने भी की होगी। अवेयर रहें, जब भी कोई खबर आए उसे ऐसे ही ना उड़ा दें, खुद को इतना समझदार ना समझें कि ये मेरे साथ तो नहीं हो सकता। आप जितना ज़्यादा सतर्क रहेंगे, सूचनाओं को उतना ही गंभीरता से लेते चलेंगे, और जब आप गंभीरता से लेंगे तो उसके समाधान भी खुद ही तलाशते निकल पड़ेंगे, और फिर कहीं ना कहीं आपको अमित दुबे जैसे सर जो हैं वो मिल जाएंगे। हम आप तक पहुंचाने के लिए ऐसे प्रयास करते रहेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, और अपने बच्चों को एआई पढ़ाना चाहते हैं समर वैकेशंस में, इवन आप खुद भी पढ़ना चाहते हैं, यूज़ करना सीखना चाहते हैं, तो आइए, लिंक कमेंट बॉक्स में पिन है। धन्यवाद।